Hello students, welcome to this particular session. So students, एक बार आप सभी लोग कंफर्म करेंगे about this live session. All of you are getting this particular. Come to this particular session. Students, so there was this one particular technical issue था जिसकी वजह से हमने अब एक न्यू लिंक जनरेट कर रखी है और if possible all the students who are there इंश्योर करें कि आप ये नए लिंक की तरफ जो आपको दिया गया है आप लोग उसमें आ जाएं. ठीक है स्टूडेंट्स. चलो स्टूडेंट्स, so this particular session that we are starting now students in this regard, तो पहला सेशन है स्टूडेंट. तो इसमें just a second. जस्ट क्या है ना स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट, बस आप मुझे बस 2 मिनट और दे दीजिएगा ताकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे स्ट्रीम पे होंगे तो एक बार उनको कंफर्मेशन में जो मिल जाए देन आई जस्ट स्टार्ट विद दिस. तो बस आप 2 मिनट मैक्सिमम बस दीजिएगा, देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. So now let's start in this particular context. स्टार्ट करते हैं पहला सेशन. इसके कुछ एस्पेक्ट्स होंगे स्टूडेंट्स, पहले बैच के मैं आपको बता दूंगा. तो ये बैच प्राइमरी May 21 and the November 21 attempt.
November 21 CA final, DT paper 7. Fine students. So primarily this is we have started off with this particular batch. पहली बात तो आप मेरा होलिया देख ही सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो एक चीज़ तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि ये पर्टिकुलर बैच इस सिचुएशन में हम लोग जो हैं आज की तारीख में कि कोरोना का पूरा एक लिटरली वी हैव गॉन थ्रू विद दिस लास्ट 4 months प्राइमरली, मतलब मार्च से ही जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। यू कैन से दैट इट हैज़ बिन रियली डिफिकल्ट फॉर आई थिंक डिफ़िकल्टी इन टर्म्स ऑफ कि एक्सपीरियंस अपने आप में ही सबसे काफ़ी ये था। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स की हमारे एक इनफैक्ट इन आवर टेक्निकल टीम इटसेल्फ वहाँ पर भी एक सिचुएशन आ गए थे कोविड के केस प्राइमरी, एंड देयरफॉर दिस हैज़ बिन रियली वेरी वेरी टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। बट जैसा ये सिचुएशन दे ऑलवेज से दैट द शो शुड ऑलवेज गो ऑन, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर नोट वी थॉट ऑफ इट दैट चलिए May 21 और November 21 के बैचेस जो होंगे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली एक चीज़ होगा कि जहाँ तक अभी के कुछ आने वाले अटेम्प्ट्स हैं उनको लेके उनको ये सिचुएशन बनी है कि हाँ भाई ये होगा या नहीं होगा, ये तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन इतना तो है, सबको पता है कि May 21 और November 21 के अटेम्प्ट का तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भाई उनका कोई पोस्टपोनमेंट होगा, ऐसी कुछ नहीं है, ना कोई इलेक्शन का कोई टाइम आ रहा है। तो डेफिनेटली इन दैट रिगार्ड वो पर्टिकुलर तो अपने शेड्यूल पे ही चल रहा है। तो उसी शेड्यूल को मैच करने के लिए वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद दिस पर्टिकुलर द बैच इन एडवांस। अब स्टूडेंट जहां तक ये जो हिंदी बैच जो हम लोग मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्राइमरी, आपको शायद पता होगा कि हम लोग हफ्ते में ये लाइव बैच जो जाएगा, पहले जो 3 लेक्चर्स जो होंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट 3 लेक्चर्स ये होगा इन द यूट्यूब में हम लोग डाल रहे हैं। और फिर उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, ये हम लोग उसको फिर आपको लाइव पर्टिकुलर बैच का हम लोग जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसमें हम आपको लेके चलेंगे। और उसमें जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स क्या है कि ये आई थिंक सिस्टम जो रिक्वायरमेंट होगी ये लैपटॉप में चलना है बैच, और जो भी जो रिक्वायरमेंट है लैपटॉप के जो कॉन्फ़िगरेशन वो आपको हमारी टीम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका नंबर भी आपको मिल गया होगा, तो वहाँ पे जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में आप वहाँ पे पता लगा भी सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है नॉर्मल जो अभी तक के जो लेक्चर्स चलते हैं वैसा। और एक सबसे बड़ी बात होती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमारे इंटरनेट के लिए स्पीड की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट जहाँ तक नॉर्मल जैसे कि यूट्यूब में अभी आप देख रहे हो लेक्चर नॉर्मल इंटरनेट पे ही देख रहे हैं, बस वही आपको लगभग वही आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट जो जी ड्राइव बैच को ऑप्ट करना चाहते हैं, जो जी ड्राइव बैच के लिए जाएंगे, तो उनके लिए प्राइमरी क्या होगा, हम लोग ये जी ड्राइव वाला जो बैच है प्राइमरी वो बैच हम स्टार्ट करेंगे। कब चालू होगा वो जी ड्राइव वाला जो बैच चालू होगा स्टूडेंट्स, स्टार्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली ऑन 10th of July। 10 जुलाई के बाद हम जी ड्राइव का बैच क्या है मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो वो 10 जुलाई के बाद जी ड्राइव वाला पर्टिकुलर बैच प्राइमरी ये मार्केट में अवेलेबल होगा। लेकिन अभी के लिए जो होगा लाइव बैच का प्राइमरी आपको शेड्यूल दे दिया गया। टाइमिंग स्टूडेंट्स इवनिंग की है, टाइमिंग इवनिंग की होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इवनिंग टाइमिंग, ये होगा आपका। इसमें स्टूडेंट्स का एक मुझे जहाँ तक कुछ रिक्वेस्ट आया है रिकमेंडेशन के रूप समझ के चलें आप। ये रिक्वेस्ट ये है कि स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर हमारा ऑफिस का कुछ इश्यूज रहेंगे, अभी कुछ सीजन आएगा टैक्स ऑडिट का ये सब चीज़ में, तो भाई ऐसा खतरा है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स ऐसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिसका भी इवनिंग वाला कोई ऐसा हैगा, वी आर कंटेम्पलेटिंग टू शिफ्ट दिस टाइमिंग फ्रॉम 6:15 to 6:45। तो ये 6:15 के बजाय 6:45 6:45 का रखें, ताकि अगर कोई ऐसा ऑफिस का इश्यू अगर आ भी जाता है तो भी बच्चा क्या है कम से कम 6:45 को तो क्या है ये उसको कंसिडर कर लेगा। लेक्चर टोटल लेक्चर्स जो होंगे स्टूडेंट्स, टोटल लेक्चर्स तो मैं आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ यहाँ पे, टोटल लेक्चर्स जो होंगे ये आपके 69 क्लास होंगे अप्रॉक्सीमेटली, 69 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली ये चल रहे हैं। लेक्चर के ड्यूरेशंस जो होंगे, ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर जो है यहाँ पे, द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर वुड बी एनीथिंग बिटवीन
बिटवीन 2.5 घंटे से 3 आवर्स। इट डिपेंड स्टूडेंट्स, ये उस समय पे सेशन पे क्या चल रहा है वो टॉपिक डिसाइड करेगा कि लेक्चर का ड्यूरेशन क्या आ जाएगा। कभी कभी ये 3 से 3.25 घंटे भी हो सकते हैं, उसके लिए मेंटली आप रेडी रहना, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्या टॉपिक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उसके आधार पे वी विल बी टेकिंग द थिंग्स फॉरवर्ड। अभी भी बता रहा हूँ, जहां तक अभी के जो 3 लेक्चर्स जो होंगे, आज का मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे, ये तो यूट्यूब में जा रहा है, हम इसको 6:15 का ही रखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स से अगर हमें आता है फीडबैक कि सर बिकॉज ऑफ द ऑफिस इशू 6:45 का प्लीज इसको कर दें, तो वी विल बी इन अ पोजीशन टू शिफ्ट दैट ऑल्सो, नॉट एन इशू, क्योंकि वैसे भी आपको ये लेक्चर जो अपने घर पे देखने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक्स जो होंगी हमारी, टोटल जो बुक्स हैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये आपको 5 मॉड्यूल्स मिलेंगे और ये सारे कलरफुल मॉड्यूल हैं। तो कलरफुल किताबें हैं प्राइमरली, और कुल मिला के जो 5 मॉड्यूल है, दिस 5 मॉड्यूल्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इट वुड बी ऑल अमेंडेड एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 पास हो चुका है प्राइमरी, तो ये इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, दीज आर ऑल अमेंडेड। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स, इसमें आपको ध्यान रखना, जो कुछ नए फीचर्स बता दूं किताब में और क्या क्या मिलेगा। टोटल 150 एग्जिस्टिंग जो पिछले हमारे एडिशन में से इस पर्टिकुलर एडिशन में वी आर पुटिंग 150 एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम डालने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। जो पिछले मॉड्यूल से जो इस मॉड्यूल को अगर मुझे कंपेयर करना है, तो 150 एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और हम लोग इसके अंदर लोड करने वाले हैं। आप बोलोगे सर 150 मतलब टोटल कितने होंगे, तो पकड़ लीजिएगा 600 पर्टिकुलर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको किताब के अंदर मिल लेंगे। 600 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आप बोलोगे 600, ये सोर्स क्या है प्रैक्टिकल का? अधिकतर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको पता चलेगा कि ये अपने ही बनाए गए हैं प्राइमरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। अगर आप चाहो तो पिछले कोई भी जो बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनसे एक बार आप पूछ भी सकते हैं, इस बात को लेके गवाही आपको मिल जाएगी। जैसे कि हमारे MTPs भी रिलीज होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स भी हम रिलीज करते हैं। आपको बेहतरीन क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो कि सारे हम क्या बनाते हैं क्वेश्चंस को, अपनी एक रिसर्च टीम है प्राइमरी, और उसमें क्वेश्चंस ड्राफ्ट की जाती है और उसको मॉडिफाई करते हैं विद वीज़ द अमेंडमेंट। कुछ नए नोटिफिकेशन, जो भी अमेंडमेंट होगा, कुछ केस लॉज जो नए हैं, वो सब चीज़ को कैप्चर करके वी ड्राफ्ट अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो इसमें जो एग्जिस्टिंग बुक और इस बुक में आपको 150 प्लस जो होगा लास्ट एडिशन और इस एडिशन में 150 एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मिला के अप्रॉक्सीमेटली 600 प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन ये अल्टीमेटली किया जाएगा। क्लास में डेफिनेटली ये हम लोग गो थ्रू जाने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को लेके। तो अच्छा एक प्रैक्टिकल आपका स्टूडेंट्स, डीटी का क्या है, डर क्यों लगता है डीटी से? डीटी का डर स्टूडेंट्स इसके लिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डीटी को कन्वेंशनल तरीके से पढ़ते हैं। कन्वेंशनल तरीका मतलब क्या होता है कि वो उनका एप्लीकेशन वाला थॉट रहता नहीं है। डीटी का डर का मेन फैक्टर एक ही है, दे डोंट रीड द डायरेक्ट टैक्स लॉ ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आपको अपने आप को आजमाना पड़ेगा, और कोई घिसे पिटे प्रॉब्लम नहीं। क्यों? प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ही देख के अल्टीमेटली आगे बढ़ जाते हैं और वहीं पे खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। स्टूडेंट्स, पास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस है वो आपको एक लिमिटेड कवरेज देता है। आपको जो अभी इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं लास्ट ईयर के भी, इस पर्टिकुलर फाइनेंस एक्ट 2020 में भी, और प्लस अभी आपको पता होगा कि मई में भी क्या हुआ था, ये कोविड को लेके गवर्नमेंट की तरफ से काफी कुछ अमेंडमेंट्स वहां पर भी आई है। वैसे तो अमेंडमेंट्स TDS को लेके, लेकिन फिर भी वो भी अमेंडमेंट्स है। तो ये अमेंडमेंट्स का इम्पैक्ट प्रैक्टिकली केस स्टडी में कैसा होगा, ये आपको एप्लीकेशन समझना नहीं है, प्रोविजन उसको अप्लाई करने की एबिलिटी इज द रियल एबिलिटी इन द डायरेक्ट टैक्स लॉ। तो यही पर्टिकुलर फीचर होगा हमारे बैच का। बहुत सारे सिचुएशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस के आधार पे पर्टिकुलर क्या होगा, यू आर गोइंग टू लर्न द एंटायर सब्जेक्ट थ्रू आउट द 69 सेशन। उतना तो पक्का है कि आपकी पकड़ बन जाएगी। किताब स्टूडेंट जो होगा ये इस पहले तो 4 लेक्चर के लिए कोई किताब की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मुझे बेसिक सेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल तरीके से। मैं ये अज्यूम भी करके चल रहा वाला हूं, क्योंकि आपका कोई टूटा फूटा ही प्रिपरेशन है IPCC का, मैं ये समझ के चलने वाला हूं। क्योंकि अभी आप क्या बोलोगे, सब तो जग जाहिर है,
जब से ये आईपीसीसी में ये जीएसटी आ चुका है या इनडायरेक्ट टैक्स को डीटी के साथ मिला दिया गया है, सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनका फोकस आईडीटी की तरफ ज्यादा रहता है। आईपीसीसी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो मालूम है सिलेबस थोड़ा है, उसमें फोकस करो, थोड़े मार्क्स कमा लो, और फिर उसके बाद क्या है, डीटी में जो मिल गया मिल गया। तब भी वो बच्चे 60+ स्कोर कर जाते हैं, ये मानने वाली बात है। तो इस तरीके से तो पहुंच जाते हैं सीए फाइनल। सीए फाइनल में प्राइमरी फंडामेंटल्स बेस काफी अल्टीमेटली टूटा फूटा रहता है, और इसी वजह से बेहतर ही होगा ये अज्यूम कर लिया जाए कि आप लोगों का जो बेस है वो नहीं है सब्जेक्ट को लेके। सो दैट इज वन थिंग दैट वी विल मेक एन अजम्पशन सो फार एज। तो इसी वजह से मैं काफी फंडामेंटली बेस से आपको लेके जाऊंगा एज फार द एंटायर सब्जेक्ट एंड योर करिकुलम इज कंसर्न। मॉड्यूल स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया अभी आपको, 4 लेक्चर पहले 4 की क्लास के लिए होगा नहीं। डिस्पैचेस जो होंगे वो यही हफ्ते से हम लोग चालू कर देंगे फॉर ऑल द लाइव स्टूडेंट्स जो भी रजिस्टर्ड होंगे, उनको यही हफ्ते से वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्पैचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर बुक्स। जो हम लोग डिस्पैच करते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको ये सारी किताबें मिलती रहेंगी। अभी भी कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, जी ड्राइव वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो जी ड्राइव के लिए ऑप्ट कर रहे हैं और जिन्होंने किया होगा, उनको 10 जुलाई के बाद से क्या है, ये सारे डिस्पैचेस बोथ ऑफ लेक्चर एज वेल एज द बुक्स, ये 10 जुलाई के बाद से आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो ये लिमिटेड, मैं आपको बैच की अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या किया है कि पूरे ये बैच कंप्लीट हो जाने के बाद हमने अपने, क्योंकि आप खुद ही आज मालूम पड़ेगा आपको, जिस लेवल की इंटरलिंकिंग आप सीखोगे, एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से कनेक्ट करके आप जो सीखने वाले हो, वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं रिवीजन अपने बैचेस निकालता हूं। ये रिवीजन बैच जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स होंगे, वो प्राइमरी वो अप्रोक्सीमेटली 25 आवर्स के कुछ अप्रोक्सीमेटली रिवीजन लेक्चर्स होंगे आपके पूरे 5 मॉड्यूल का। मतलब जिस फ्लो में आपने सीखा है वही फ्लो में आप रिवाइज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी उसी तरीके से चलनी चाहिए। किस तरीके से चलनी चाहिए? जिस तरीके से आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग योर सब्जेक्ट। तो ये चीजें चलनी चाहिए इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पे रिवीजन स्टूडेंट्स हम लोग 5 पर्टिकुलर लेक्चर्स, 25 पर्टिकुलर क्लास, 25 आवर्स की टोटल रिवीजन बैच होगी फॉर ऑल दिस पर्टिकुलर 5 मॉड्यूल्स। ये आपको बोलेंगे सर हमें ये कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स ये आपको अप्रॉक्सीमेटली जनवरी से हम लोग ये रिवीजन लेक्चर्स प्राइमरी हम लोग प्लान करने वाले हैं फॉर ऑल दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन तब तक तो आपने क्या करना है, यू हैव टू डील विथ, यू हैव टू काइंडली डील विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये चीजें हैं जो कि कुछ चीजें होंगी जो कि आप लोग ध्यान रखें। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपकी कुछ क्वेरीज ले लूंगा। प्राइमरी आप लोग की कुछ क्वेरीज होंगी, तो मैं वो अपनी क्वेरीज ले लेता हूं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो अभी स्क्रीन पे मैं मोबाइल ठीक है, यहां पे निकिम मोहसिन ने पूछा सर नवंबर 20 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं क्या? निकिम आप मोहसिन ने एक क्वेश्चन पूछा है नवंबर 20 के लिए। नवंबर 20 के लिए मोहसिन एंड अजाज ठाकुर, आपको तो मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स की जो नवंबर 20 का हमारे सारे बैचेस अभी रेडी है, तो आप नवंबर 20 का तो आप वेट नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आपका नवंबर 20 एज एन अटेम्प्ट अगर चल रहा है तो, क्योंकि ये पर्टिकुलर बैच जो होगा ये सितंबर तक प्राइमरी अप्रॉक्सीमेटली वहां तक तो ये चलेगा ही चलेगा। 69 लेक्चर्स के हिसाब से अगर मैं चलूं तो मोहसिन एंड अजाज, तो आप लोग उसका वेट ना करें। ये और ये वाला अमेंडमेंट FA20 है। नवंबर 20 वाले जो स्टूडेंट है उनको FA20 का अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप लोग तो जो आपके लिए एप्लीकेबल है आप उसी तरीके से चले, ये मेरा आपके साथ रिकमेंडेशन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, May 21 एंड नवंबर 21 के लिए ही ये मैंने लाइव पर्टिकुलर बैच मैंने किया है। तो जहाँ तक नवंबर 20 के सारे लेक्चर्स रेडी है, कैप्सूल होगा या फिर आपके रेगुलर बैच हैं या फिर रिवीजन बैच भी है, तो आप प्लीज़ अगर हो सके तो वही ले लें, क्योंकि आपके लिए ऑब्वियसली टाइम तो अब बहुत ही कम है। तो यू शुड नॉट गेट इनटू दिस पर्टिकुलर लाइव बैच, ये मेरा आपसे रिकमेंडेशन, फ्रैंकली यही चीज़ मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है ना? और आप लोग इसको पेस करें, क्योंकि नवंबर 20 के लिए टाइम ज़्यादा नहीं है। तो स्टूडेंट्स चलिए चालू करते हैं। एनी अदर, अच्छा मैं अभी क्वेरीज, जैसे सर क्वेरीज कैसे लेंगे हम लोग इसमें,
तो जो जो लाइव बच्चा है वो तो जैसे आप देख रहे हो ना यूट्यूब के चैटिंग में भी जिस तरीके से आपको अल्टीमेटली क्वेरी का ऑप्शन आता है, आप वैसे क्वेरी अल्टीमेटली पूछ सकते हो। लेकिन आपको जब मैं क्वेश्चन के लिए ओपन करूंगा डायलॉग, तभी आप क्वेरी पूछना स्पेसिफिकली, ठीक है, ताकि क्या होगा कि उस समय पे उसकी लिंक बनी रहेगी, आपको पता चल जाएगा मैं किस तरीके से बैच को ले रहा हूँ। जैसे कि एक लाइव क्लासरूम की एक फीलिंग आपको मुझे दिलवानी है इस लाइव बैच के तहत, ये चीज़ मैं करूँगा। जी ड्राइव के जो बच्चे होंगे जो जी ड्राइव के लिए ऑप्ट करेंगे, जी ड्राइव के जो बच्चे होंगे, जतिन मैं आ रहा हूँ उसके लिए, जी ड्राइव के बच्चे होंगे तो उनके लिए हम अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाले जो लाइव बैच हैं स्टूडेंट्स अभी, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये जो लाइव बैच है उनके कॉन्टेक्स्ट में भी एक ग्रुप तो बना ही रहेगा, ऐप में भी बना है, व्हाट्सएप में भी बना है, लेकिन जी ड्राइव के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप का वो जरिया होगा, उसमें आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। जहाँ तक कुछ क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स का ये होगा कि सर व्हाट अबाउट द एमसीक्यू पार्ट। जतिन मैं आपके क्वेश्चन में आता हूँ, लेकिन शिवम ने पूछा है कि सर एमसीक्यू क्या हम कवर करेंगे? बिल्कुल करेंगे शिवम, और इस बार हम एमसीक्यू को जो कवरेज होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड एमसीक्यू। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, पता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड एमसीक्यू? नहीं, ये एमसीक्यू को हम लोग करेंगे, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू करेंगे किसमें? इन आर 5 मॉड्यूल इटसेल्फ। मॉड्यूल के अंदर ही मैं सारे इंटीग्रेटेड एमसीक्यू, जैसे कि क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड एमसीक्यू। अब स्टूडेंट्स देखो आईसीआई को समझ में आ गया है कि ये जो अभी के एमसीक्यू जो है ना, जो अभी तक का जो एमसीक्यू चल रहा था उसमें बाय हार्टिंग मतलब आपको पता रहना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर एक सिचुएशन ये कैसा होता है, मतलब कैट का एग्जामिनेशन आपने देखा होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके अंदर क्या होता है कि दे एक्चुअली गिव अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो एक अल्टीमेटली आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कुछ दे देते हैं और उसके बेसिस पे आपको एमसीक्यू, वहां तो वो पूरा कैट एमसीक्यू बेसिस पर ही है। उससे क्या होता है कि केस स्टडी के जरिए एक एप्लीकेशन बनती है, वही सेम पर्टिकुलर फिलॉसफी उन्होंने यहां पे रखा है। अभी तक आईसीआई ने को 4 और 5 इंटीग्रेटेड एमसीक्यू बनाया है, और हम लोग क्या करेंगे प्राइमरी, वी विल बी मेकिंग फॉर एवरी पर्टिकुलर, अभी कैसा होगा इसके अंदर इंटीग्रेटेड एमसीक्यू में दे विल ट्राई टू इन्फ्यूज लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इंटरलिंकिंग काफी करेंगे। वही इंटरलिंकिंग मैं क्या करूंगा, जैसे कि पहले 2 मॉड्यूल जैसा कंप्लीट हो जाए तो उसी सेकंड मॉड्यूल के एंड पे मैं पहले 2 मॉड्यूल को लेके इंटीग्रेटेड एमसीक्यू आपके लिए बनाऊंगा। तो वी विल हैव दैट इंटीग्रेटेड एमसीक्यू फॉर द मॉड्यूल वाइज। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आप, ऑब्वियसली मैं ये नहीं प्रोक्लेम करने वाला हूं कि यही आएगा, लेकिन आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा, प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए एज फार द इंटीग्रेटेड एमसीक्यू इज कंसर्न। मीत प्रजापति एमसीक्यू किताब नहीं, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू को हम लोग डाल देंगे प्राइमरी इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। जितिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द एमटीपी वीडियोस कैन, जितिन बिल्कुल इस हफ्ते में आप लोग को मिल जाएगा। ये जो आपने जो एमटीपी का मैंने बताया था ना कि लास्ट पर्टिकुलर वीक बहुत डे हमारे लिए ये था, ये हमारे ही पर्टिकुलर टीम में से ही, फैमिली में ही कोविड का केस आया था टेक्निकल टीम में से, तो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग इन पर्टिकुलर लास्ट 14 days सो फॉर द एंटायर टीम डीएसटीसी के कॉन्टेस्ट में। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर हफ्ते में आई विल जस्ट डील विद दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू आर आस्किंग फॉर द एमटीपी के वीडियोस के कॉन्टेक्स्ट में। कुश ने पूछा है, अब यहाँ पे कुछ क्वेरीज ले लेते स्टार्टिंग में, बिफोर नाउ स्टार्ट ऑफ विद दिस, तो मैं पहले आपकी कुछ ये क्वेरीज ले लेता हूँ। हाँ शिवम को मैंने उसी तरीके से इंटीग्रेटेड एमसीक्यू प्राइमरी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि वो इंटरलिंक्ड है। इंटीग्रेटेड क्या, केस स्टडी पूछ के वो काफ़ी पहलू को पकड़ने वाले हैं, तो हम लोग को चैप्टर वाइज नहीं करना है। इसको क्या है, 2 मॉड्यूल कंप्लीट होके जैसे कि 20-25 इंटीग्रेटेड एमसीक्यू डाल के वी विल बी ट्राइंग टू प्रैक्टिस ऑन दैट लाइन, ताकि क्या हो जाएगा कि इंटरलिंकिंग बनी रहेगी, आपको पता रहेगा कि इसको किस तरीके से फिर उसको क्रैक करना, सॉल्व करना है। तो वो चीज़ है, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग ये नहीं प्रोक्लेम करेंगे कि भाई जो एमसीक्यू हमने बनाया है वहीं में से आए एग्जामिनेशन में, लेकिन आपको तैयारी करनी है, आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू आर सपोज टू डील विद द सेम। रिविजन चार्ट प्राइमरी पंड्या तेजस पंड्या, रिवीजन चार्ट्स की नहीं होगी यहाँ पे। जो रिवीजन जो होगा ना, एक क्या होता है, मैं पीडीएफ बनाता हूँ रिवीजन का, आपको जो 5 मॉड्यूल के हिसाब से एक पीडीएफ आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, वी मेक अ पीडीएफ ऑफ ऑल द रिविजनरी पर्टिकुलर थिंग। तो एक चार्ट ही मिल होगा पीडीएफ की, वो एक है। उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा कि वो हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि इसको प्रिंट करें, और एक नॉमिनल पर्टिकुलर वो जो अभी तक मैं पीडीएफ देता था
रिवीजन पीडीएफ देता था, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि उसको प्रिंट करके स्टूडेंट्स को एक नॉमिनल कॉस्ट में वो रिलीज कर देंगे. दैट इज समथिंग विच शुड बी हैंडल, डोंट वरी. वो तो रिवीजन वाला पार्ट मुझ पे छोड़ देना कि इसको किस तरीके से मैं करवाऊंगा. लेकिन अभी तक हमारा ये था, जो हम लोग रिवीजन ये जो 5 मॉड्यूल करवाते थे वो पीडीएफ के थ्रू से करवाते थे. ठीक है, अब वही हम लोग सोच रहे हैं उसको पीडीएफ को प्रिंट करवा दें और स्टूडेंट्स को बाद में वो प्रिंटेड वर्जन एक वो जो भी उसका कॉस्ट टू कॉस्ट वाला रहेगा, क्योंकि ये वैसे भी लेक्चर्स आपको ओपन फॉर्मेट में ही मिलने वाला रिवीजन लेक्चर्स. तो इन दैट रिगार्ड वी विल इनफैक्ट गिव इट यू ऑन दी कॉस्ट बेसिस, सो दैट आपको अगर लेना है प्रिंटेड वर्जन तो अकॉर्डिंगली आप प्रिंटेड वर्जन भी ले सकते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस रिगार्ड ऋषि, सो आप 4 days अ वीक अगर है आपका चल रहा है लेक्चर्स, 4 days अ वीक चल रहा है, 69 क्लासेस हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपका लेक्चर्स बैच कंप्लीट हो जाएगा प्राइमरी अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो अक्टूबर के एंड तक वी विल फिनिश इट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच इन दिस रिगार्ड. तो आपको 4 days अ वीक के हिसाब से आपको चलना है. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द सेम. उमंग रिवीजन की ऑडियो क्लिप मिलेगी नहीं, यूट्यूब के लिंक हम लोग निकालते हैं. उमंग, वी विल मेक द यूट्यूब लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. तो यूट्यूब की लिंक निकलेगी उमंग, तो उसको यूट्यूब का होगा. ऑडियो जहां तक होगी वो हम लोग तभी के डिसाइड कर लेंगे, जो आप बोल रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट का ऑडियो लिंक, छोटे छोटे ऑडियो लिंक्स हम लोग करेंगे. रिवीजन इज नॉट अ कंसर्न, वो बात की बात होगी. अभी फिलहाल उतना तो मैं कमिट कर रहा हूँ कि 25 घंटे के रिवीजन जो लेक्चर्स होंगे बेस्ड ऑन द 5 मॉड्यूल्स, ये अल्टीमेटली हम लोग जिस तरीके से इस बार भी हमने निकाला था, हम लोग इसको भी फॉर May 21, November 21 वी आर गोइंग टू डील विद द सेम. चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज सोमवार है, महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं फिर बैच. May 21, November 21, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. तो स्टूडेंट्स आइएगा, स्टार्ट है ये दी इनकम टैक्स एक्ट. तो ये आपका जो डायरेक्ट टैक्स है स्टूडेंट्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स. चलिए, डायरेक्ट टैक्स पहले तो आप मुझे बताएं कि डायरेक्ट टैक्स है पेपर नंबर 7. पेपर नंबर 7, ठीक है तेजस. प्रिंट वर्जन भी आप लोगों को बैच में बता दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट द सेम. डायरेक्ट टैक्स एक सबसे ब्रीफ स्टूडेंट्स लेता हूं ताकि एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग लगने के लिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये आईपीसीसी का भी आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, सीए फाइनल में. चलो इसमें से शुरू कर लेते हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, बस आप जल्दी से बता दो. बिल्कुल मीट, बिल्कुल. वी विल ऑल्सो बी कवरिंग राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक, विल बी लुकिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एंगल. जल्दी से अपने आंसर्स को टाइप करना चालू करें. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आपने आईपीसीसी में भी सुना हुआ था. इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं फाइनल सीए में भी आप लोग के लिए. जल्दी बताएं स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. और एक चीज होगा स्टूडेंट्स, यहां पे रेडी रहना. यहां पे जो मैं आपको अगली क्लास में मॉड्यूल का वो स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, आप लोगों को बहुत लिखना पड़ेगा. और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं वाइल यू कीप आंसरिंग, या जो अपना आंसर करना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में, मैं आपको पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं. प्लीज हो सके स्टूडेंट्स 2-3 कलर के पेन अपने साथ रखना. ठीक है, यहां मैं आपको बहुत चीज लिखना पड़ेगा आप सभी लोगों को. इन दिस कॉन्टेक्स्ट काफी चीज आपको क्या है लिखने पड़ेंगे. और क्या होता है कि डीटी में आपने रीजन क्या दिया है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको जैसे चलता रहेगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा लेक्चर्स के टाइम पे व्हाट इज अ बेसिक एरर और द ब्लंडर दैट द स्टूडेंट्स डू. फाइनल आंसर राइट है, मार्क्स नहीं मिल रहा है. ये सबसे बड़ा अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की दुखदाई, मतलब कि उनकी पीड़ा रहती है कि यार लिख तो रहा हूं, आंसर भी फुल राइट है, लेकिन मुझे मार्क्स उतने मिल नहीं रहे, क्योंकि जो आप रीजन, जो तर्क दे रहे हो वो बराबर बैठ नहीं रहा है. बहुत ही कैजुअल तरीके से आपने क्या उसको रीजनिंग आपने रखी है. मेन जो कंटेंट है वो आपका रह जा रहा है. कीवर्ड स्टूडेंट्स, हर प्रोविजन के जो कीवर्ड्स है, पूरे प्रोविजन बाय हार्ट नहीं करने आपने, बट उसके जो कीवर्ड्स होंगे स्टूडेंट्स, वो कीवर्ड्स आप उसको सब्स्टिट्यूट शायद नहीं कर सकते हो. जरा भी आपने उसको कुछ घुमा दिया या फिर आपने उसको गायब कर दिया तो आपका वो रीजनिंग में वो पैनापन नहीं रहेगा. एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू एंश्योर दैट आप
को जब मैं लिखवाऊंगा तो जैसे मैं अपने कलर चेंज करूंगा, आपने भी उसको कुछ वर्ड्स को लेके कलर चेंज करने हैं। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसको आप कॉम्प्रोमाइज कोई प्रोविजन से नहीं कर पाओगे। लिखने का तरीका, लिखने की शैली और लिखने की आदत आपको बनानी पड़ेगी सब्जेक्ट में, जो कि इस पूरे 69 से 70 लेक्चर में मैं बना दूंगा। और ये दिस विल गो अ वेरी लॉन्ग वे फॉर द अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, वो चीज की गारंटी मैं दे सकता हूं। खुद ही पता चल जाएगा जिस तरीके से आपने एबिलिटी टू रीजन, रीजनिंग इज द गेम स्टूडेंट्स। अगर आप ठीक से इसको रीजन नहीं कर पाओगे अपने आंसर्स को, फाइनल आंसर राइट भी अगर हो जाए, मैं आपको अल्टीमेटली पेपर सोल्यूशन का दिखवा दूंगा, नहीं मार्क्स देते हैं वो। मार्क्स देने का प्राइमरी एक ही तरीका है, और तरीका क्या है? हाउ यू हैव रीजनड अप योर आंसर। दिस इज वन थिंग स्टूडेंट दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। चलिए, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है जो मैंने पूछा है आप सब। तो 3 पर्टिकुलर कलर के पेन और एक हाइलाइटर भी लेके चलना, और एक स्टिकी नोट्स, टोटल 5। 3 कलर के पेन आपकी तरफ से, एक हाइलाइटर होगा और एक स्टिकी नोट्स। तो स्टिकी नोट्स में क्या होता है, कभी कभी आपको कुछ समराइजेशन अगर करनी हो, उसको चिपका देना ही वहां पे ठीक रहता है अपने हिसाब से। तो ये चीज पूरे तरह से कोशिश ईमानदार होनी चाहिए, यही चीज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए कहूंगा। तो इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट, जो आंसर जो आ रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मोस्टली, चलिए ये एक आंसर है। दूसरा कुछ आंसर आया है कि इंसिडेंट्स, जो बर्डन है ऑफ टैक्स क्या है, सेम पर्सन पे है डायरेक्ट टैक्स में। जो इंसिडेंट और जो बर्डन है, दिस इज ऑन द सेम पर्सन। बिल्कुल सही। डिफरेंस एक हमेशा ध्यान रखना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजंस, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स इस बात को। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में ध्यान रखेंगे जो इंसिडेंस है प्राइमरी, वो किस पर है? ऑन द कंज्यूमर। इसी वजह से आपको पता होगा, जीएसटी में भी शायद आपने सुना ही होगा कि जीएसटी एक तरीके से क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इजंट इट? तो क्योंकि अपने आप में एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो कंजम्पशन पे क्या होगा, ये इस पे टैक्स लगता है। तो कंज्यूमर जो है उस पर अल्टीमेटली क्या है, द लेवी या फिर जो चार्ज है वो कंजम्पशन पर है। तो जो यूजर है किसका, गुड्स का और सर्विस का, चार्ज या लेवी उस यूजर पर है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, यही इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट क्या उससे करती है जिस पे इंसिडेंस जाता है, जिस पे लेवी जा रहा है? एंड आंसर इज नो। ये जो लेवी, जो कलेक्शन है, वो किससे हो रही है? फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज, एज द केस में भी। तो इंसिडेंस है एक पर्सन पे, लेकिन लायबिलिटी टू पे या फिर कलेक्शन होगा किसी दूसरे पर्सन से। तो इनडायरेक्टली क्या है, थ्रू दैट पर्सन क्या है, ये टैक्स को कलेक्ट किया जा रहा है। ओके, लेवी जिस पर है उस पे नहीं, उससे कलेक्ट नहीं करके, दिस कलेक्शन इज फ्रॉम होम, फ्रॉम द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स एंड द सर्विसेज। दिस इज द पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, जिस पे लेवी है प्राइमरी, उसी से क्या है, कलेक्शन किया जा रहा है। So the person on whom there is a levy, on the same person the collection has been made, and that's the reason why it is said to be a direct tax. तो एक ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझना स्टूडेंट्स कभी भी, कि चार्ज और लेवी किस पर है और कलेक्शन किससे किया जा रहा है। ये इस तरीके से आपको पैटर्न है पढ़ने का इन दिस रिगार्ड, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। दिस इज वन ऑफ द वे टू लुक अपॉन द डिफरेंस, दैट जो टैक्स लॉ जो आप पढ़ रहे हो, क्या वो अपने आप में डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है स्टूडेंट्स, बिल्कुल व्रज पंड्या आपने भी सही तर्क दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में, भूमि। तो इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स, यस, नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट। व्रज not necessarily, DT is on the income of a person, DT is on the income of the direct tax is on the income of the person. Income, देखो इनकम टैक्स एक्ट, इनकम है, डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है, इट इज नॉट ओनली ऑन द इनकम टैक्स। अब मैंने आपको उसके फीचर बता दिए कि जिस पे अल्टीमेटली टैक्स लग रहा है, क्या उसी से रिकवरी की जा रही है, अगर वो है तो वो डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा और एक स्टूडेंट जो आपको शायद पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि अब वो रिपील हो चुका है। वेल्थ टैक्स एक जमाने में हुआ करता था, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, एक जमाने में वेल्थ टैक्स हुआ था, और अभी भी देवर अर्चित ने भी कहा है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी स्टूडेंट्स क्या है, दे आर ट्राइंग टू पुट अक्रॉस द वेल्थ टैक्स। लाने वाले थे, लाए नहीं अलग बात है, लेकिन प्लानिंग थी कि हाँ वो वेल्थ टैक्स लाने वाले थे।
अब उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, जिसकी वेल्थ है प्राइमरी, तो इंसिडेंस इज ऑन द पर्सन हु ओन्स द वेल्थ। फाइन, क्या उसी से वेल्थ टैक्स भी कलेक्ट किया जा रहा है? ना, आंसर इज यस, बन गया ये भी डायरेक्ट टैक्स। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स परखने का, कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो अपने आप में डायरेक्ट है या एक इनडायरेक्ट लेवी है। ये कंपैरिजन इस तरीके से किया जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज हाउ वी विल से दिस इज द फीचर ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। जहां तक आपके सिलेबस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको जो डायरेक्ट टैक्स का एलिमेंट है उसमें है द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये है आपका एक्ट स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल, जैसे मैंने कहा ना, इसके और लिस्ट है यहां पे। एक है, आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी नाम सुना आप लोग ने, इक्वलाइजेशन लेवी। अब वो भी एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स ही है, क्योंकि चार्ज जिस पर्सन पे लगा है इक्वलाइजेशन लेवी पर पे करने का, वही व्यक्ति से क्या है, इसकी रिकवरी की जाती है। बन गया ये भी अपने आप में क्या, डायरेक्ट टैक्स। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे एलिमेंट है, क्योंकि कभी कभी आप स्टूडेंट्स आईपीसीसी में ऐसे गलती कर जाओ, ठीक है, फाइनल सीए में ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किस टाइप की गलती? आप डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स को एक ही जैसे बात करो, नहीं, इनकम टैक्स इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इनकम टैक्स इज व्हाट, इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। कभी भी इस तरीके से मत उसका उपयोग करना कि भाई ये क्या है, इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स प्राइमरी, ये दोनों को एक तरीके से आपने बात किया है। नहीं, डायरेक्ट टैक्स प्राइमरी वो मैंने उसके फीचर्स बता दिए आपको, ठीक है। उसमें से इनकम टैक्स क्या है, उसका एक क्या भाग है, एक उसका हिस्सा है, लेकिन दोनों ही एक है। ये चीज कभी गलती मत करना इस चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी और एक बात सुन, जब मैंने स्टार्ट ही कर दिया, ये एक्ट देख रहे हो आप लोग, इसमें जो ए लेटर कैपिटल में है, ए लेटर इज इन कैपिटल, फाइन, और ये हमेशा ही कैपिटल में ही रहेगा। ये जो ए लेटर होगा ना, ये कैपिटल में रहेगा। ये चीज, और एक दूसरी बात सबसे एकदम स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूं, ये एक्ट पहले सेंटेंस में आ जाए, पहला वर्ड बने सेंटेंस का, बीच में आए या फिर लास्ट में आए, डजंट मैटर। एक्ट मींस अ लॉ, ये नाउन है, और इस वजह से कभी भी ऐसा मत लिख देना इसको, एक्ट को स्मॉल लेटर्स में। जैसा एग्जामिनर ने एक्ट को देखा स्मॉल लेटर में, आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो स्टूडेंट्स, बाकी को लेके बोलता ना कि इट इज अ पुट ऑफ, आपने बाकी कितनी भी ब्यूटिफिकेशन करने की कोशिश की होगी अपने आंसर्स को लेके, उन्होंने जरा भी देख लिया कि ये एक्ट को कैपिटल के बजाय उन्होंने स्मॉल लेटर में लिख दिया है, समझ जाना यहां पर ही गेम खत्म होने वाली है आपकी। मार्क्स वो उसके छूटेंगे नहीं है, हाथ से मार्क्स माने छूटेंगे नहीं। ये कुछ एरर्स हैं जो कि अल्टीमेटली ये कह रहे हैं। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। विशाल ने पूछा, सर इस तरह से रिवर्स चार्ज भी डायरेक्ट नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। रिवर्स चार्ज जो आप जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो विशाल, उसमें आपने यही बात की कि वहां पे इसके लिए तो चार्ज को रिवर्स कर दिया जाता है। मतलब रिवर्स क्यों? अदरवाइज ये एक्ट में क्या है प्राइमरी, कि जिस पे लेवी है उसी से कलेक्ट करवाना है, isn't it? लेकिन कुछ केस में चार्ज को रिवर्स करवा दिया जाता है, जहां पे जो इंसिडेंस बेयर करता है उसी से रिवर्स चार्ज में क्या होता है, वो कलेक्ट किया जाता है। तो हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में जहां जहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा है, और जहां जहां आपने यूजर से, जो यूज कर रहा है गुड्स को या सर्विस को, उसी से आपने अगर कलेक्शन किया है, वो एक अपने आप में क्या बन जाएगा, एज एन एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन डेफिनेटली उसका फेमिलियरिटी डायरेक्ट टैक्स से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी ट्रू। अब स्टूडेंट्स पॉइंट ध्यान से सुननेगा आप सभी लोग। द इनकम टैक्स एक्ट, अभी आपको क्या सेक्शन, एक स्टूडेंट्स का और एक क्वेश्चन आता रहता है, ये भी पॉइंट लेके, जो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर सेक्शन क्या करें, नंबरिंग क्या बाय हार्ट करना है? बिल्कुल करना है, नंबर आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब बोलो ये कैसे भाई, बहुत लोग तो बोलते हैं कि नंबर बाय, वो बहुत लोग छोड़ दो स्टूडेंट्स। देखना यहाँ पे स्टूडेंट, कंपटीशन एक अलग लेवल पर है, आप नहीं करते रहेंगे, कोई और कर रहा है। पहले दिन के लेक्चर में प्राइमरी मैं तो यही करूंगा, वी हैव टू एम एट परफेक्शन, वी विल एम एट परफेक्शन। और अगर हम मिस भी कर जाते हैं, एक्सीलेंस तो हाथ में आ जाएगी।
लेकिन पहले से हमने ये तय कर लिया कि नहीं सेक्शन नंबरिंग नहीं करेंगे, केस लॉ का नाम याद नहीं करेंगे, ये सब चीज़ नहीं, मैं तो आपको फोर्स करता रहूंगा, बीच बीच में हम लोग रिपीट करते रहेंगे इस चीज़ को लेके, भाई कौन सा सेक्शन नंबर था, वो कौन से केस लॉ अल्टीमेटली थे, ऑल दैट वुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डिस्कशन। क्योंकि अगर आप नहीं लिख रहे हो, कोई और लिख रहा है, हाँ यहां पर एंड में आते आते होगा कि हाँ सर कंफ्यूजन आ रहा है लिखने के टाइम पे, वो 43B था या 40A था, यहां पे कंफ्यूजन, जहां पे भी कंफ्यूजन हो वहां पे अवॉइड करें। लेकिन कोशिश, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में ही, कोशिश आपकी ईमानदार होनी चाहिए, एंड यू हैव टू लिटरली पुट दैट पर्टिकुलर एफर्ट स्टूडेंट्स। एंड देयरफॉर 90% भी अगर अपने अपने आंसर में लिख दिया सेक्शन नंबर और उसका जो की कंटेंट है उस सेक्शन का, सारा नहीं वर्बेटिम को बाहर नहीं करना है हमने प्राइमरी, लेकिन जो की कंटेंट है अगर वो हमने लिख लिया, अपना पर्पस सर्व हो जाएगा। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट विल बी फेचिंग यू गुड मार्क्स इन द डायरेक्ट टैक्स। इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग पेपर स्टूडेंट। अपने ही स्टूडेंट है 94 उसने स्कोर किया, मे 2013 बैच का स्टूडेंट है मोहित भंडारी। सो ही हैज स्कोर्ड 94 मार्क्स, दैट इज एक्सेप्शनल। और जहाँ तक मैं आपको बताऊंगा एज वी प्रोसीड फॉरवर्ड, मेरे बॉस जो थे ईवाई में, प्रणव सहता, ही हैव स्कोर्ड 99 इन डायरेक्ट टैक्स लॉ। वैसे मैं भी 77 मार्क्स अपने टाइम में स्कोर कर चुका था, लेकिन अब वो छोड़ दीजिए, उसके पीछे एक अच्छी खासी कहानी थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, थोड़ी टाइम के बाद। अभी आ जाओ स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आप बोलोगे सर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैसे कि हम लोग लिखते हैं सेक्शन 24 से ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का होगा, से सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब ये जब आपने पहले अपने आंसर में सबसे पहला आंसर स्टूडेंट, सबसे पहला आंसर आपने उसका लिखा है, आप ब्रैकेट में हमेशा बाद में लिखेंगे। देखो लिखने का तरीका मैं आपको कुछ थोड़ा बता रहा हूं बिफोर नाउ वी स्टार्ट इन दिस केस, थोड़े कुछ बेसिक्स हैं पॉइंट ये चीज को लेके। आप कैसे लिखोगे इन द ब्रैकेट, हियर इन आफ्टर, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज व्हाट, रेफर्ड एज एन एक्ट। मतलब कि अब आगे हमारे सारे आंसर्स में हम उसको किस तरीके से संबोधित करेंगे, एज एन एक्ट। तो अब बताओ अगले आंसर से क्या लिखना है आपने, सेक्शन 27 से फॉर एग्जांपल, या सेक्शन 28 ऑफ द एक्ट, ऑफ द एक्ट, लेकिन ए क्या होगा, कैपिटल में। बस ऐसा लिखते रहेंगे, इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ोगे हर आंसर का। और यही तरीका आप लोग को अपनाना है अपने दूसरे पेपर्स, लीगल पेपर्स के लिए भी। तो क्योंकि हमें स्टार्ट करना इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो मैं अपने लेक्चर्स में आपको क्या कहूंगा, 43B ऑफ द एक्ट, बार बार नहीं कहूंगा मैं भी अल्टीमेटली 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, नहीं 43B ऑफ द एक्ट। यही तरीके से मैं क्या करने वाला हूं, इसको एड्रेस करूंगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसा आपको लिखना ही है प्राइमरी, लेकिन लिखने के पहले अपने आंसर्स में आपको ये चीज टिप्पणी दे देनी है कि आगे के आंसर से मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, मैं उसको इस तरीके से संबोधित करूंगा कि ये हियर इन आफ्टर इट इज रेफर्ड एज एन एक्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी जर्नी को। इनकम टैक्स लॉ या कोई भी टैक्सेशन लॉ को अगर आपने पढ़ना है, बताइए पहला सेक्शन, डेफिनेशन को छोड़ के, डेफिनेशन स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं ना तो उसका एक तरीका होता है। पहला सेक्शन बताइए, एक टैक्स लॉ में आपको कौन सा सेक्शन को हिट करना चाहिए, विच इज द सेक्शन दैट यू नीड टू हिट अपॉन। बताइए वो पहला सेक्शन, कोई भी टैक्स लॉ पढ़े आप, पहला सेक्शन क्या होगा। डेफिनेशन को हटा दो, अभी डेफिनेशन मत बोलना, बता दो जल्दी से। स्टूडेंट्स अपने आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब स्टार्ट हो जाओ स्टूडेंट्स। पहला सेक्शन ऋषि हरिओम,
नहीं, सेक्शन पहला तो सेक्शन 1 तो मैं सेक्शन 1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पहला सेक्शन आपको क्या देखना चाहिए। हाँ, वो है सेक्शन 1 क्या होता है, नेम, टाइटल, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट का नाम क्या है, ये कहाँ पे इसका एक्ट का नाम क्या है, ये किस डेट से इसकी एप्लीकेबिलिटी बनती है, और इसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, वो सेक्शन 1 है। लेकिन वो तो चलो हर लॉ के अंदर होता है, लेकिन एज अ टैक्सेशन लॉ की अगर हम बात करें तो आपने पहला सेक्शन प्राइमरी जो कि यूनिक है टैक्सेशन लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ही, वो क्या है, दी चार्जिंग सेक्शन। बिल्कुल सही, दी चार्जिंग सेक्शन स्टूडेंट्स, ये इसको आपको अटैक करना। और अगर मुझे बता पाओ कि इनकम टैक्स लॉ का चार्जिंग सेक्शन नंबर क्या है, जल्दी से। चार्जिंग सेक्शन आपने ये करना है, जिसको दूसरे नाम से इसको संबोधित किया जाता है एज दी टैक्सेबल इवेंट, एज दी टैक्सेबल इवेंट। इनकम टैक्स लॉ का पता है आपको चार्जिंग सेक्शन क्या है, नंबर क्या है चार्जिंग सेक्शन? बहुत खूब, पंकज, अक्षात, सिद्धांत, कृष, दर्शल, संचित। कार्तिक, सेक्शन नंबर है उसका, संचित सेक्शन नंबर है उसका सेक्शन नंबर 4। 4 है, बिल्कुल सही कहा आपने, सारे स्टूडेंट ने सेक्शन 4 कह दिया। अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, टैक्स चार्जिंग सेक्शन क्या है, टैक्सेबल इवेंट, जिसके होने पे टैक्स क्या है, लग जाएगा। चार्जिबिलिटी, उसको एस्टैब्लिश मतलब क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप पे टैक्सेबिलिटी बन जाएगी, दैट इज व्हाट इज नोन एज द चार्जिंग सेक्शन, द टैक्सेबल इवेंट। जैसे कि कस्टम्स में भी आपको पता होगा टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, वहां पर भी चार्जिंग सेक्शन देखेंगे आप, कस्टम्स लॉ जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर जो उसका होगा अश्मीत, वो होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने पे क्या है, कस्टम्स ड्यूटी उसकी लेवी वहां पे लग जाएगी। सेम वे स्टूडेंट्स, सेम वे आप जीएसटी में भी आपको पता होगा, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, उसके होने पे द चार्ज ऑफ जीएसटी लग जा रहा है, सप्लाई ऑफ द जीएसटी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इनकम टैक्स लॉ बताइए क्या कहता है, इसका टैक्सेबल इवेंट क्या है, व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट स्टूडेंट्स? ठीक है संचित, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करना है, बस यही चीज है इंपॉर्टेंट। इसका टैक्सेबल इवेंट स्टूडेंट बताओ जल्दी से, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? जो लोग जी ड्राइव के बच्चे भी होंगे वो भी अपने दिमाग में प्रोसेसिंग चलती रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि पता तो चले कि ये आपको उस समय पे कि जो आप सोच रहे हो क्या वही चीज है या नहीं। तो भ्रम को निकालना बहुत जरूरी है, isn't it? जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। क्या होने पे इनकम टैक्स लग जाएगा? पंकज, आयुष, कार्तिक, ऋषि, और ओवरवेलमिंगली रुझान सामने आ रहे हैं। ओवरवेलमिंगली जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स लोगों का, वो है इनकम के होने पे इनकम टैक्स लग जाएगा, इनकम के होने पे इनकम टैक्स की चार्जेबिलिटी बन जाएगी। सही कह रहे हैं स्टूडेंट्स, नितेश, संचित,
देखते हैं स्टूडेंट सेक्शन 4 क्या कहता है। मैं अभी फिलहाल आपको बहुत ही एक सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आपको करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना हमें एक्ट के लैंग्वेज को भी पकड़ना है। लेकिन अभी के लिए जैसे कि पहले 3-4 लेक्चर जैसे मैंने कहा ना, मुझे आपको बेस स्ट्रक्चर ढांचा रखना है, उसके बाद हमें एक्ट के लैंग्वेज को भी बाद में पकड़ना चालू करना पड़ेगा। और देखना आप किस तरीके से फिर मैं आईसीडीएस को कनेक्ट करूंगा। नाम तो सुना होगा आपने आईसीडीएस का, इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ये हम लोग इसको लिंकिंग, जिस तरीके से मैं कहता हूँ ना आपको, जो इंटरलिंकिंग एक तरीका होता है आईसीडीएस को, प्राइमरी इसको लिंक किया कैसे किया जाता है पढ़ने के टाइम पे, वो चीज़ आप लोग सीखेंगे और आप में एक मनोबल बढ़ेगा और एक मजबूती आपको मिलेगी किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को कनेक्ट करने वाले हैं। आप देखते रहना, लेकिन फिलहाल के लिए बेस बनाना जरूरी है। तो अभी मैं सिंप्लीफाई बताता हूँ मिलन आप सभी लोगों को। सिंप्लीफाई लैंग्वेज में सेक्शन 4 क्या कहता है। ये कहते हैं सेक्शन 4, आप नोट करना चालू करोगे स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू विल स्टार्ट टेकिंग अ नोट ऑफ दिस। दी टोटल इनकम, तो चार्जेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स किस पर है, द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर is charged to tax in the next following AY। क्या मैंने कहा स्टूडेंट्स, यहां पे आपने कहा इनकम, इनकम पे नहीं होके जो चार्जेबिलिटी डाला है किस पे डाल दिया, ऑन द टोटल इनकम। पूरा का पूरा जो गेम है स्टूडेंट्स, एज फार एज इनकम टैक्स एक्ट इज कंसर्न, यहाँ पे जो पूरा जो गेम है वो किस पर है, इट इज नॉट ऑन द इनकम दैट द चार्जेबिलिटी इज अट्रैक्टेड, बट इट इज ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू टैक्स इन द नेक्स्ट फॉलोइंग AY। और यही चीज को डिकोड करना है आप लोग, बहुत आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। देखो कैसे कैसे आप देखो, डिस्कशन एकदम गंभीर हो जाएगा। इनकम जो है ना स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, जो आपने कहा था इनकम जो है वो क्या है, इट इज ट्रांजैक्शन बेस। इट इज व्हाट, ट्रांजैक्शन बेस्ड हो जाता है जब आप इनकम पे क्या है टैक्स की बात अगर करते हो। लेकिन जब भी अगर इस पे प्रीफिक्स लग जाए किसका, टोटल इनकम का, तो फिर वो ट्रांजैक्शन से हटके बन जाएगा पीरियड बेस। इट्स अ पीरियड बेस लेवी, इट्स अ पीरियड बेस लेवी। और ये जो पीरियड है वो कुछ भी हो सकता है, महीना, अ क्वार्टर, 6 मंथ्स और अ ईयर। तो एज फार एज इनकम टैक्स लॉ इज कंसर्न, इन्होंने टोटलिंग आपको करना है। बताएं टोटलिंग जो करेंगे वो किस पीरियड के लिए करेंगे, क्या 1 महीना, क्वार्टर, 6 मंथ्स या फिर 1 साल, एंड दैट इज 1 ईयर। और वो 1 साल क्या होगा, दी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है क्योंकि प्रीवियस ईयर को भी डिफाइन किया गया है ये, लेकिन डेफिनेशन सेक्शन 3 है उसका। अभी मैं फिलहाल वो डेफिनेशन को छेड़ना नहीं चाहूंगा, टाइम आएगा उसका भी, तो मैं आपको तभी सेक्शन 3 का डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन उसका टाइम अभी फिलहाल नहीं है। देखो और एक चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, बिफोर वी कैन प्रोसीड फर्दर, जहां तक डेफिनेशन जो पढ़ना होता है ना, वो कॉन्टेक्चुअली पढ़ा जाए जितना, उतना आपके दिमाग में उसका वो बैठ जाता है। अगर हम उसको कॉन्टेक्चुअली पढ़े तो जब वो समय आता है, जब डिस्कशन होती है, उस समय पे उसको अगर अल्टीमेट पकड़ना है तब जाके दिमाग में वो बैठता है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में पूरा डेफिनेशन पढ़ लिया आपने, वो कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा आपको, वो दिमाग में कुछ भी रिटेन भी नहीं रहेगा। एंड देयरफॉर द वे टू रिमेंबर द डेफिनेशन इज टू ऑलवेज रीड द डेफिनेशन इन द कॉन्टेक्चुअल मैनर। तो वो एक तरीका है, पैटर्न है, वो मैं इस वजह से डेफिनेशन को टाइम टू टाइम में खींचता रहूंगा। तो आपने कहा स्टूडेंट्स इनकम, लेकिन मैंने बोला कि इनकम अगर है तो मैं तो भाई एक एक ट्रांजैक्शन में, आज मैंने गुड्स खरीदा, बेचा, तो वहां तो इनकम अल्टीमेटली बन जाएगी। लेकिन क्या हर ट्रांजैक्शन पे मुझे क्या है टैक्स लगता है, एंड द आंसर इज नो। मुझे हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं मुझे पे करना है, मुझे पे करना है पीरियड को। और इसी वजह से वो पीरियड क्या है प्राइमरी, और उसी पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो चार्जेबिलिटी जो बेस है वो इनकम नहीं होके वो में हमारी बेस बताइए क्या बन गई है, टोटल इनकम। अब क्योंकि टोटलिंग करनी है तो टोटलिंग किसी एक पीरियड का होगा, और वो पीरियड इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए क्या है, इट इज अ प्रीवियस ईयर। एंड प्रीवियस ईयर एज आई टोल्ड यू इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल ईयर। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज, ध्यान तो सुनना, मेरा क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग। व्हाट इज द अर्लीस्ट
पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप टोटलिंग करने के काबिलियत रखते हो ऑफ दी, टोटलिंग किसकी करनी है आपको, ऑफ दी इनकम। तो व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जबकि आप टोटलिंग कर सकते हो किसकी, ऑफ द इनकम। अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपको चलो एक केस स्टडी के रूप में बता रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स है। आप लोग का प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर आपका है 20-21, और असेसमेंट ईयर जो आप लोग के लिए एप्लीकेबल होगा दैट वुड बी असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक है, तो आप टोटल इनकम आपको इसका कंप्यूट करना है, टोटल इनकम आपको कंप्यूट करना है किसका, 20-21 का। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, अभी क्वेश्चन मैंने यही पूछा, व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जबकि आप प्रीवियस ईयर 20-21 का टोटलिंग करने की आप में काबिलियत बनती है। What is the earliest point of time when you can do the totaling of the income of the previous year 2021? Give me the earliest point of time. चलिए शुरू हो जाइए आप सभी लोग। अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम आप मुझे बताएंगे। व्रज का आंसर आ चुका है। विशाल, मिलन, नहीं एडवांस टैक्स संचित, अभी मैं एडवांस टैक्स में नहीं जा रहा हूं, मैं क्योंकि एडवांस टैक्स के लिए करना है। मैं टोटल इनकम जो नॉर्मल कंपटीशन हम कर रहे हैं। कार्तिक, दर्शल, अक्षर, अश्मीत, भूमि, आयुष, एंड द आंसर, दिल थाम के बैठिएगा स्टूडेंट्स, सुनना चाहेंगे आप लोग। बिल्कुल सही कहा बहुत स्टूडेंट्स लोगों ने, लगभग सारे ने। 1 अप्रैल 2021 नोट करके रखिएगा स्टूडेंट्स ये डेट आप लोग। 1 अप्रैल 2021 इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू कैन डू द टोटलिंग ऑफ द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। किस प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 2021, 1 अप्रैल 2021। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 1 अप्रैल 2021 के कॉन्टेक्स्ट में वो है आपका अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे कि इन्होंने, एक स्टूडेंट ने कहा था 31 मार्च, तो मिलन वो 31 मार्च को भी तो आप इनकम कमाते होंगे, तो कमाई तो उस दिन भी चल रही होगी। तो अर्लीस्ट डेट जो देखेंगे ना आप, अर्लीस्ट डेट होगा आपका 1 अप्रैल 2021, और ये डेट पे क्या है, दिस इज अर्लीस्ट टाइम जबकि आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर 2021 की टोटल इनकम कंप्यूट कर सकते हैं। और या फिर ये भी कहा जाए कि द डेट, और आई कैन से द रेलेवेंट डेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज व्हाट, द रेलेवेंट, दिस इज देयरफॉर द रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट है स्टूडेंट्स ये हमारा, इनकम टैक्स लॉ में भी रेलेवेंट डेट। एक आपने जीएसटी या आईडीटी में पढ़ा होगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन और द टाइम ऑफ सप्लाई। वो जो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है किसके लिए होता है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन स्टूडेंट्स ध्यान रखना, टैक्सेशन लॉ का सबसे एक बड़ा स्तंभ रहता है द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। वो डेट पे 2 चीजें डिटरमाइन की जाती है। व्हाट इज दैट, पहले आप ध्यान से सुनेंगे। टैक्सेशन लॉ क्या आप मानते हो सारे स्टूडेंट्स लोग, इट इज अ फंक्शन ऑफ 2 फैक्टर्स। फंक्शन ऑफ व्हाट, इट इज अ फंक्शन ऑफ 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर क्या है, जल्दी बताए, वो 2 फैक्टर है, एक द बेस एंड द रेट। उसका एक बेस है एंड द रेट। जैसे कि आईडीटी में आप देखोगे द बेस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू निकालना है आपने, और उसी वैल्यू पे आपको अप्लाई कर देना है द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स, जिससे आपको मिल जाएगा द जीएसटी अमाउंट। तो एक बेस है विच इज द वैल्यू एंड द उस पे आपने अप्लाई क्या करना है, रेट, द एप्लीकेबल रेट, जिससे आपको क्या है जीएसटी की अमाउंट मिल जाएगी। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, उसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ में भी सेम ढांचा। हर टैक्सेशन लॉ आप मैक्रो, आपका एकदम थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए।
उसमें भी अगर आप देखोगे इनकम टैक्स लॉ में बेस होगा आपका टोटल इनकम, और उसके ऊपर उसके रेट आपको अप्लाई कर देना है, और उससे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा प्राइमरली आपको मिल जाएगा द इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है, ये इनकम टैक्स जो आपका है उसको आपको फ्रीज करना है, ठीक है। तो आपने वो इनकम टैक्स अमाउंट को फ्रीज करना है एज पर व्हाट, एज पर द लॉ विच इज एप्लीकेबल, द लॉ विच इज एनफोर्सेबल एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। और वो डेट कौन सा है, 1 अप्रैल 2021। तो अगर मुझे एक इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है जिसके लिए मुझे दो चीजों की आवश्यकता होगी, और वो दो चीजें क्या है, एक है आपका टोटल इनकम और दूसरा आपका द रेट ऑफ टैक्स। तो मुझे पहली बात मैंने क्या कहा आपको, मुझे ये इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए ये दो चीजें चाहिए, द फैक्टर्स विच इज नथिंग बट द टोटल इनकम, और उस टोटल इनकम पे मैं अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स। ये दोनों जो चीजें हैं ये मुझे किस डेट का मुझे पता लगाना पड़ेगा, फॉर विच डेट दिस पर्टिकुलर टोटल इनकम एज वेल एज द रेट ऑफ टैक्स शुड बी डिटरमाइंड, इट शुड बी ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल 2021। और यही वजह है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा किस डेट पे, एज ऑन 1 अप्रैल 2021, उसी लॉ के मुताबिक क्या है, टोटल इनकम एंड द रेट ऑफ टैक्स क्या है, ये प्राइमली डिटरमाइन किया जाएगा, और उससे फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा, द इनकम टैक्स लायबिलिटी। अगेन आई एम रिपीटिंग, द लॉ विच इज एप्लीकेबल एज ऑन द 1st of April of the relevant assessment year, on the basis of that law you will determine two things, and those two things are, one, the total income, and second is the applicable rate of tax. इसी वजह से स्टूडेंट्स नोटिस करेंगे आप सभी लोग, अमेंडमेंट जब हम लोग करेंगे ना, जब अमेंडमेंट करेंगे, नोटिस करना, फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट अगर आप एज ए रैंडमली भी अगर आप देखना चालू करोगे ना, आपको पता चलेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2020 के अमेंडमेंट, रैंडमली भी आपको मैं दिखवा भी सकता हूं, तो वहां पे आपको पता चलेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। ऐसा इसका मतलब क्या है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, व्हाट डज इट इंप्लाई, इसका मतलब है कि ये कानून जो है ये एनफोर्सेबल होगा कब से, 1 अप्रैल 2021 से। और अभी भी मैंने आपसे क्या बात कही कि जो भी कानून है विच इज एनफोर्सेबल एज ऑन 1 अप्रैल 2021, उसी कानून के हिसाब से दो चीजें, दो फैक्टर्स आपको डिटरमाइन करनी है। बताइए वो दो फैक्टर्स क्या है, वो दो फैक्टर्स है, पहला टोटल इनकम और दूसरा है द रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि उसी के वजह से आपको क्या मिलेगा, योर इनकम टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन। तो ये ही वजह है, आप नोटिस करें अमेंडमेंट FA 20 का क्यों लिखा जाता है। अच्छा, कभी कभी वो ऐसा भी लिखेंगे, अमेंडमेंट जब हम लोग करेंगे तो तुरंत वहां पे आपको पता चलेगा, कुछ अमेंडमेंट ऐसा लिखते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम, FA 20 का अमेंडमेंट है, लिखेंगे क्या, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1961, या विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। अमेंडमेंट कहां का है, अमेंडमेंट है ये है FA 20 का, और क्या लिखा है, विथ इफेक्ट फ्रॉम ये लागू कब से किया जा रहा है, 1 अप्रैल 2015। इस टाइप के अमेंडमेंट को क्या बोला जाएगा, इस टाइप के अमेंडमेंट को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू से सो फार एज दिस अमेंडमेंट इज कंसर्न, इस टाइप के अमेंडमेंट को क्या कहा जाएगा। ऋषि विशाल ने आंसर दे दिए।
शिवम, पंड्या, मिलन, कार्तिक। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, बिल्कुल सही कहा स्टूडेंट्स। ये चीजें हैं ना आपको पकड़नी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ये सारे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अमेंडमेंट आपके एग्जामिनेशन का एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया बनता है। बहुत लोग तो वो अमेंडमेंट लिख देंगे, आप अगर जब हम लोग पढ़ेंगे भी तो कुछ अमेंडमेंट पे गौर करेंगे कि देखो हर पे नहीं, मैं आपको बताता रहूंगा कि देखो ये अमेंडमेंट क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि ठीक है रेट्रोस्पेक्टिव हम किसको पहले बोलेंगे, तो पहले हमें नॉर्मली प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट का मतलब समझना है। प्रोस्पेक्टिव मतलब कि ये एनफोर्सेबल होगा, ये एप्लीकेबल ए बाय से, तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब है आने वाले टाइम से ये एप्लीकेबल है। रेट्रोस्पेक्टिव बैकडेटेड है जा रहा है। तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया हूं कि एक प्रीवियस ईयर 2021 का जो इनकम हमें अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम में कंप्यूट करना है 1 अप्रैल 2021 को, तो उस डेट पे 1 अप्रैल 2021 को जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा, एनफोर्सेबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स, उसी के हिसाब से क्या है ये दोनों फैक्टर्स को कैलकुलेट या कंप्यूट किया जाएगा। उससे आपको क्या मिल जाएगा, द इनकम टैक्स अमाउंट, इजंट इट। तो इसी वजह से जो अमेंडमेंट FA20 में किए गए और उन अमेंडमेंट पे ये बताया गया है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, तो समझ जाना कि ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। ये 1 अप्रैल 2021 को वो क्या कर रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं कि ये उस डेट से क्या है, ये कानून एनफोर्सेबल होगा, तो ये प्रोस्पेक्टिव होगा। लेकिन अगर आपने देखा FA20 के अमेंडमेंट पे, अगर वो कोई इस डेट के बजाय बैक डेटेड अल्टीमेटली कोई डेट को खींच रहे हैं, तो समझ जाना कि वो पर्टिकुलर डेट क्या होगा, रेट्रोस्पेक्टिव। उसके इंप्लीकेशंस क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के इंप्लीकेशंस क्या है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए ये फर्क पकड़ में आना चाहिए, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव एंड व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, ये चीज आपको पकड़ में आना चाहिए दोनों के बीच में। तो हमें इस डेट का कानून, इस डेट पे जो भी कानून एनफोर्सेबल होगा, जिसको हम कहेंगे रेलेवेंट डेट, उस कानून के मुताबिक इनकम टैक्स हमें कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स के लिए 2 चीजें जरूरी होंगी। क्या है वो 2 चीजें, पहला है टोटल इनकम प्रियंका, और दूसरा है क्या, रेट ऑफ टैक्स। ये जो है ना स्टूडेंट्स, इसको मैंने क्या बोला है मेरे पूरे डिस्कशन में, इसको मैंने क्या बोला है, ये है मेरा, इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली यहां पे बनाऊं स्टूडेंट, यहां पे एक बार देखना, मैं इसको डायग्रामेटिकली मैं बना रहा हूं, तो इसको मैंने कहा है मेरा द टैक्सेबल बेस। दिस इज व्हाट आई हैव रेफर्ड दिस टू बी अ टैक्सेबल बेस। तो ये आपका है टोटल इनकम, ये बेस है, इसको बोलते हैं टैक्स बेस। दिस इज द टैक्स बेस, और बताओ इसमें ये है टोटल इनकम, टोटल इनकम, और उस पे आप क्या अप्लाई करेंगे, टोटल इनकम पे क्या अप्लाई करेंगे, दी रेट। हर पर्टिकुलर टैक्स लॉ में आपने ये चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, एवरी टैक्स लॉ यू विल नोटिस द सेम थिंग। एक टैक्स बेस क्या है, जैसे कि जीएसटी में टैक्स बेस क्या होगा, दी वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो डिटरमाइन करना है आपने, और उस पे क्या अप्लाई कर देना है, रेट। उसी तरीके से कस्टम्स में भी आप देखोगे असेसेबल वैल्यू आपको डिटरमाइन करना होगा ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, और असेसेबल वैल्यू आपको डिटरमाइन करना होगा ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स। तो ये जो असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, उसको क्या बोलोगे आप, दी बेस, और उस पे क्या अपने अप्लाई कर देना है, उस बेस पे क्या अप्लाई कर देना है, दी एप्लीकेबल रेट, जिससे क्या मिल जाएगा आपको, दी टैक्स लायबिलिटी। तो अब स्टूडेंट्स आप लोग नोटिस करना है, यहां पे हम लोग अभी व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस रिगार्ड इज द रेट ऑफ टैक्स। ये पहले फ्रीज करते हैं, रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स का स्टूडेंट्स 2 सोर्स आपको मिलेगा, देयर आर 2 सोर्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स। आपको कहां से मिलता है स्टूडेंट्स, ये चलो जल्दी से बताओ, फ्रॉम वेयर यू गेट द रेट ऑफ टैक्स। अभी भी मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं, व्हाइल यू कीप आंसरिंग रेट ऑफ टैक्स के सोर्स कहां से मिलेंगे आपको, अभी भी ये चीज अल्टीमेटली मैं दोहरा रहा हूं, ये रेट और ये टोटल इनकम आपको डिटरमाइन करना है एज पर द लॉ विच इज एनफोर्सेबल। किस डेट पे इसकी एनफोर्सिबिलिटी देखी जाएगी, 1 अप्रैल 2021। क्यों 1 अप्रैल 2021, बिकॉज दिस इज द डेट विच इज द अर्लीस्ट डेट by on which the tax or the total income has to be computed.
तो इस दिन पे जो भी लॉ होगा उसके मुताबिक ही ये टोटल इनकम एंड द रेट ऑफ टैक्स विल बी डिटरमाइन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, रेट ऑफ टैक्स जो है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं रेट ऑफ टैक्स को। ये इसके सोर्स का कौन सा है, कहां से मिलेगा ये आपको रेट ऑफ टैक्स, फ्रॉम वेयर यू ऑल गेट द रेट ऑफ टैक्स, सोर्स क्या है? जल्दी से बता दो। ऋषि, मिलन, कृष, अक्षात, अश्मीत, कोई भी किसी को भी संकोच नहीं हो रहा है ये चीज को आंसर देने में, और सारे स्टूडेंट्स का आंसर लगभग सेम ही जा रहा है, और वो है स्टूडेंट्स क्या है, दी फाइनेंस एक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स आप। फाइनेंस एक्ट के द्वारा क्या है, रेट ऑफ टैक्स हमें पता चलता है, जो कि हमें आपका जो एप्लीकेबल फाइनेंस एक्ट है, जैसे कि अभी आपका अगर असेसमेंट ईयर 21-22 का है तो अभी आपको पता चल चुका है हमें 21-22 के एवाई के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है, तो इस फाइनेंस एक्ट पे आपने अमेंडमेंट्स भी मिलना है आपको और रेट ऑफ टैक्स भी मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मेरा आपके साथ आता है इस पॉइंट पे, जरा ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, या फिर आपको पता होगा लॉटरी विनिंग्स 30%, ये जो टैक्स रेट्स है ये आपको कहां से मिल रहा है, फ्रॉम वेयर यू गॉट द टैक्स रेट ऑन दिस। ये टैक्स रेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एक है 111A का जो 15% बताता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 112, प्राइमरी 20%, लॉटरी विनिंग 30%। ये जो टैक्स रेट्स है ये आपको कहां से मिल रहा है, तो इनका सोर्स ये आपको पता चल चुका। अब इनका जो सोर्स है ये कोई आपका फाइनेंस एक्ट से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपको फ्रॉम द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। फ्रॉम व्हाट, द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। तो आपको एक इनकम टैक्स एक्ट में ही क्या है, यहां पे आपको रेट दिया जा रहा है। सो द सोर्स जो मिलना है स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसके जो सोर्स है हम लोग कहेंगे there are two source, essentially there are two source to determine the rate। एक है the income tax act itself, the income tax act 1961, बिल्कुल प्रियंका आपने सही कहा है, और दूसरा है the finance act, the finance act। कमलनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। दी फाइनेंस एक्ट। अब ये जो इनकम टैक्स एक्ट है स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे आपने मिलता है स्पेशल रेट आपको दिया रहा है, स्पेशल रेट आपको दिया जा रहा है। ओके, दिस इज अ स्पेशल रेट। और यहां पे स्टूडेंट्स जो फाइनेंस एक्ट में है ये आपको जनरल रेट एप्लीकेबल, और ये जो है स्पेशल रेट विच इज स्पेशल रेट ऑन स्पेसिफिक इनकम, यहां पे मैंने लिखा है जनरल रेट एप्लीकेबल
एप्लीकेबल टू अ पर्सन, जनरल रेट एप्लीकेबल टू अ पर्सन। अब आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, यहां पे एक चीज समझना, यहां पे आप लोग के टोटल इनकम में, ध्यान से सुनना, आपके टोटल इनकम में अगर एलटीसीजी 112 का बैठा हुआ है तो फिर वो 112 का रेट आपको अप्लाई कर देना है ऑन दैट एलटीसीजी। ऑन दैट पर्टिकुलर एलटीसीजी वी आर अप्लाइंग व्हाट, दी रेट इटसेल्फ, जो भी होगा रेट एप्लीकेबल, जो रेट है वो आपको अप्लाई कर देना है 112 में, isn't it? So therefore in that regard students what you are going to do, जो भी आपका LTCG आपका है उस LTCG में आपने क्या कर देना है, वो अल्टीमेटली रेट अप्लाई करवा देनी है, ठीक है। और बैलेंस टोटल इनकम फिर जो बच जाएगा, ध्यान से सुनना इसको, जो बैलेंस उसके बाद जो बच जाएगा उस बैलेंस टोटल इनकम पे आपको फाइनेंस एक्ट, जो कि आपका क्या है 2020, तो अकॉर्डिंगली जो आपका फाइनेंस एक्ट स्टूडेंट्स, वो मैं यहीं पे लिख देता हूं इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2020, उसमें जो भी जो एप्लीकेबल, डिपेंड अपॉन आप कौन पर्सन हो, आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, उसके मुताबिक क्या है रेट आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना पड़ेगा, और वो आप अप्लाई करोगे किस पे, ऑन दी बैलेंस टोटल इनकम, ऑन दी बैलेंस टोटल इनकम। सो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यहां पे एक चीज नोटिस करना, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस इज ऑन द स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम पे अप्लाई दी स्पेशल रेट। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड में आप लिखने आ रहा हूं, वो भी आप लोग अल्टीमेटली इसको कॉपी करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, irrespective of the person who has earned it। मतलब यह है कि भाई किसने पैसा कमाया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, प्राइमरी अगर ये इनकम कमाया है तो उसकी ये रेट है। लॉटरी विनिंग अगर पकड़ लो, इंडिविजुअल कमा रहा है, एचयूएफ ने अगर उसको लॉटरी विनिंग मिली है, पार्टनरशिप फर्म को मिली है, या फिर कंपनी को मिली है, क्या उससे डिपेंड करेगा उसका रेट चेंज होगा लॉटरी विनिंग का? एंड आंसर इज नो, उसका तो रेट 30% ही होना है। तो स्पेशल रेट में मैंने क्या आपको लिखवाया कि जो स्पेशल रेट आपको जो इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है वो किस पे लगाते हैं आप लगवाते हो प्राइमरी ऑन दी स्पेशल इनकम, ऑन दी स्पेशल इनकम स्टूडेंट्स। और जैसे मैंने कहा कि ये इनकम चाहे किसी ने भी कमाया हो, चाहे किसी ने भी कमाया हो, आपने वही रेट लगवाना है उस पर्टिकुलर इनकम पे। उसके बाद जो बैलेंस, जो टोटल इनकम बच जाता है, जो बैलेंस आपके पास है, ये जो है जनरल रेट एप्लीकेबल टू अ पर्सन टू बी अप्लाइड, अप्लाइड ऑन व्हाट, on the balance total income, on the balance total income, on the balance total income। तो आप लोग को स्टूडेंट्स यहां पर भी एक चीज समझ में आ जाएगा कि जब आप लोग प्रेजेंटेशन भी दिखाओगे टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन के टाइम पे, जब प्रेजेंटेशन आपकी बनेगी तो उस पर ध्यान रखना आप लोग, पहला जो हिस्सा आएगा किसके लिए जाएगा, द फर्स्ट पॉइंट विल बी फॉर द स्पेशल इनकम स्पेशल रेट, पहला वो खींचोगे आप, और फिर उसके बाद जो बैलेंस टोटल इनकम बच जाता है उस पे आपको जो फाइनेंस एक्ट का जो एप्लीकेबल रेट होगा वो रेट लगवा के प्राइमरी आपको अपनी फाइनल टैक्स डिटरमाइन करनी है। उसके बाद देखना होगा कि क्या सरचार्ज की लोडिंग होगी, और फाइनली फिर 4% सेस का। सरचार्ज पे तो हमारा एक अलग डिस्कशन स्टूडेंट्स बनाऊंगा, मैं अभी फिलहाल सरचार्ज पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन उस पर तो एक डिस्कशन एक अलग ही बनने वाला है, क्योंकि काफी अलग सरचार्ज के कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करेंगे सरचार्ज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग। तो ये चीज अल्टीमेटली होगा यहां पे स्टूडेंट्स। अब आप मुझे बताओ, इस फाइनेंस एक्ट 2020 में आपने कुछ सुना होगा थोड़ा बहुत, और कुछ चीजें आपके कान में आई होगी कि कुछ कंसेप्ट है अबाउट एवरी पर्सन को क्या दिया गया, एक ऑल्टरनेट स्कीम दी गई है। सुना आपने? बताइए वो ऑल्टरनेट स्कीम क्या है।
लेट मी सी कितने लोग जागरूक थे उस स्कीम को पकड़ने के लिए। वो स्कीम क्या थी? जो एक ऑल्टरनेट स्कीम उन्होंने निकाली है प्राइमरीली, जिसके तहत क्या होगा, आपने जो टैक्स रेट अप्लाई करना होगा वो एक तरीके से आपको एक ऑल्टरनेट टैक्स रेट दिया गया है। एनीवन हैज गॉट एनी क्लू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, विशाल ने पूछा है क्वेश्चन कि सर बहुत बार आईटी एक्ट के रेट भी फाइनेंस एक्ट से ही अमेंड नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। फाइनेंस एक्ट का ऑब्जेक्टिव ही है विशाल क्या, अमेंडमेंट लाना, बोथ इन द स्कीम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसमें रेट भी शामिल है। जो आईटी एक्ट के अंदर जो रेट जो हम लोग देख रहे हैं, 10% का रेट 15% करवा दिया, उसको कम करवा दिया, तो वो अमेंडमेंट, क्योंकि कानून में अमेंडमेंट करवाना है, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट करवानी है, तो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट में रेट की अमेंडमेंट भी डेफिनेटली की जाती है। देखते हैं यहाँ पे SC1 का मतलब है सक्षम, सीक्वेंस 1 फर्स्ट क्लास। पांड्या लेस रेट, बिल्कुल सही। ये चीज देखो पकड़ रहे, काफी स्टूडेंट्स ने देखा है। दर्शल, अश्मीत, विशाल, कमलनाथ, शिवम, प्रियंका, सिद्धांत, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ये काफी स्टूडेंट्स जागरूक है, मतलब इसका एक ऑल्टरनेट स्कीम निकाल दी है। अब आपको तय करना है, बिल्कुल मिलन, कि आपको हम क्या कर रहे हैं यहां पे। एवरी पर्सन, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, 2019 के फाइनेंस एक्ट तक ये जो कंसेप्ट था ना, ऑल्टरनेट रेट का जो कंसेप्ट था, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल था किसके लिए? फॉर अ कंपनी। आपका फाइनेंस एक्ट 2020 जो है, उसमें सारे पर्सन को उन्होंने जोड़ दिया है। अब हर पर्सन के पास क्या होगा? ऑप्शन होगा। वो उसके लिए हम लोग एक अलग से अल्टीमेट टॉपिक बनेगा, लेकिन अभी आपको स्ट्रक्चर, बस ढांचा क्या बना हुआ है जो आपको पकड़ना है आपके पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, वो मैं ढांचा आपको बता रहा हूं। जो मैक्रो, एक बोलते हैं ना, बर्ड्स आई व्यू ले रहे हैं हम लोग शुरुआती की क्लास में। एक बर्ड्स आई व्यू लेके आपको स्ट्रक्चर पता रहना चाहिए, फिर उसके बाद एक एक अल्टीमेटली उसके निटी-ग्रिटीज में जाएंगे हम। तो ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट्स, आपको देखिए, जैसे आपको बोला गया है नॉर्मल स्कीम में, लॉजिकली एक पिक्चर मैं आपको बता देता हूं। अभी तक का एग्जिस्टिंग ये था कि भैया ये आपकी टोटल इनकम बन रही है, टोटल इनकम जो आपकी टैक्स बेस है, टोटल इनकम है ये। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स इसको, टोटल इनकम, और ये आपने डिटरमाइन किया है आफ्टर द डिडक्शंस, लेके सारे डिडक्शंस, आफ्टर ऑल डिडक्शंस, आफ्टर ऑल डिडक्शंस आपने ये अपनी टोटल इनकम बनाई, ठीक। और फिर उस पे आपने क्या कर दिया है? ये रेट लगवा दिया, ये रेट लगवा दिया। जो एक बैलेंस, एक हेडलाइन रेट में आपको दे रहा हूं, जो भी रेट रहेगा यहां पे आपने ये एक रेट लगवा दिया है। तो इस तरीके से ये आपका एग्जिस्टिंग अल्टीमेटली स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक डायग्रामेटिकली अगर हम देख लें स्टूडेंट्स, तो ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, मतलब कि बिफोर द अमेंडमेंट। आफ्टर द अमेंडमेंट जो कोशिश कर रहे हैं, अभी ये देखिएगा क्या है आफ्टर द अमेंडमेंट। तो इसको स्ट्रक्चर अब ऐसा कुछ दिखने वाला स्टूडेंट्स, आफ्टर अमेंडमेंट स्ट्रक्चर अब ऐसा होगा। आपने भाप लिया होगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अब इन्होंने बोल दिया कि जनाब ये जो बेस है ना, ये आपने डिटरमाइन करनी है। ऑप्शन दिया गया है, जरूरी नहीं कि ऑब्लिगेशन है, ये ऑप्शन है आपके हाथ में। अब आप टोटल इनकम डिटरमाइन करोगे और ये होगा विदाउट मेजर डिडक्शन। मेजर की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारे डिडक्शन आपको छोड़ने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अभी फिलहाल लिख रहा हूं मेजर, कौन से डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए, इस एज पर दिस ऑप्शनल स्कीम, वो हम लोग उसकी एनालिसिस अलग से करेंगे। तो अगर आपने वो डिडक्शन छोड़ के, तो डेफिनेटली डिडक्शन आपने नहीं लिया, और अगर आपने डिडक्शन नहीं लिया तो आपकी टोटल इनकम तो बढ़ जाएगी, इज़न्ट इट? तो आपकी टोटल इनकम बढ़ जाएगी। और फिर उस केस में स्टूडेंट्स यहां पे, अब अगर ये केस में होगा तो रेट ये होगा आपका। रेट क्या है?
ये होगा। क्योंकि आप नोटिस करना, गवर्नमेंट भी समझती है झगड़ा कहां पर है। भाई डिडक्शंस प्राइमरी लिया जा रहा है जहां पे अदरवाइज शायद डिडक्शन नहीं मिलता होगा, और उसी को लेके काफी अल्टीमेटली झगड़ा चलता रहता है, लिटिगेशन चल रहे हैं। अगर एसएससी रेट पे कोई झगड़ा नहीं है, भाई रेट तो स्टैटिक है, उसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि एप्लीकेबल रेट क्या है, तो एज सच रेट पे कोई उस तरीके कोई लिटिगेशन नहीं है। तो जहां पर लिटिगेशन रेट के लिए नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, ऑप्शन दे दिया आपको कि ठीक है हम आपका रेट कम करेंगे, ऑफ द टैक्स रेट कम हो जाएगा, प्रोवाइडेड कुछ मेजर डिडक्शन आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप वो मेजर डिडक्शन को छोड़ते हो और उसके हिसाब से फिर टोटल इनकम कंप्यूट करते हो, तो फिर ये अभी का स्ट्रक्चर आपके हाथ में मिलेगा आफ्टर अमेंडमेंट। और ये जो ऑप्शन स्टूडेंट्स दिया है ना, ये जो ऑप्शन जो दिया गया है इस तरीके से, ये रेट प्लस ये जो ऑप्शन, क्योंकि दोनों पे है, ये रेट क्या होगा और टोटल इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी, रेट क्या बनेगा और उस पर टोटल इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा, ये दोनों ही मुद्दे ये इनकम टैक्स एक्ट में ये अल्टीमेटली दिया गया है। टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करना है और उस पर एप्लीकेबल रेट क्या होगा, ये जो मुद्दे हैं प्राइमरी स्टूडेंट, ये इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। तो अब हर एसएससी को चुनाव करना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे, उसके लिए अलग से एक हम लोग क्लास उसकी रखेंगे प्राइमरी, और उसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मैं आपको काफी करवाऊंगा। हर एसएससी को चुनाव करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए क्या कि मैं नए स्कीम में चला जाऊं, जो ऑप्शनल स्कीम में उसमें जाऊं, या फिर एग्जिस्टिंग ही ठीक है। तो सारे सेक्शंस अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई डिलीट हुआ सेक्शंस, बट ऑप्शन दिया गया है। अब आप चूज करो, दो राह दे दी गई है, आपको चलना कहां पर है। विदाउट डिडक्शन यू वांट टू टेक दिस पर्टिकुलर ऑप्शन जो दिया गया है, या फिर डिडक्शन सारा लें और वही पुराना जैसे चल रहा है उसको चलने दें। So every SSC will now have this particular option. फाइनेंस एक्ट 2020 के पहले क्या मैंने आपको कहा, फाइनेंस एक्ट 2020 के पहले ये जो ऑप्शन था स्टूडेंट सिर्फ कंपनी के हाथ में था। अब आप नोटिस करना, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सोसाइटी वहां तक सब उन्होंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो ये एक पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है, जो कि हमारे उसके लिए एक अलग से डिस्कशन होगा काफी हद तक। लेकिन मैंने अभी भी बताया, ऑप्शन अगर एक्सरसाइज करोगे तब जाके वो मेजर डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिडक्शन डिलीट हो गए, नहीं, वो सारे डिडक्शन आज भी है। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो वो मेजर डिडक्शन जो होंगे, वो जो मेजर डिडक्शन होंगे वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर ऑप्शन आपने एक्सरसाइज नहीं किया है तो ठीक है ना, जो मेजर डिडक्शन अभी भी जो चल रहा है वो आप कंसिडर करो, और वो डिडक्शन के बेसिस पे आप अपनी टोटल इनकम डिटरमाइन करेंगे, और फाइनली यू विल गेट योर टैक्स लायबिलिटी। सो इस वजह से स्टूडेंट्स ये जो है ना, इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे अभी फिलहाल के लिए आप लोग लिखेंगे इस सिचुएशन में, यहां पे स्टूडेंट्स आप सभी लोग लिखना ऑप्शनल स्कीम, ऑप्शनल स्कीम available where instead of the rate applicable as per the Finance Act, comma, a reduced rate as specified under the income tax shall apply where the person exercises the option.
तो ऑप्शनल स्कीम अवेलेबल वेयर इंस्टेड ऑफ द रेट एप्लीकेबल एज पर द फाइनेंस एक्ट, जो कि पर्सन का है, अ रिड्यूस रेट, इसको अंडरलाइन करके चलना स्टूडेंट्स, अ रिड्यूस रेट एज स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट shall apply under the income tax act shall apply where the person exercises the option, where the person exercises the option. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे स्टूडेंट्स बनेगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना सभी लोग. डिड यू ऑल गॉट दिस वन? अब ऑब्वियस बात है कि वो एनालिसिस हम करेंगे, वहां पे ऑप्शन जैसे मैंने बताया ना आपको, हर पर्सन को अब क्या करना पड़ेगा, वो ऑप्शन के मुताबिक ये देखना है, क्या देखना है कि वो डिडक्शन ले या ना ले. तो एक बोलते हैं ना कि ऑल्टरनेट स्कीम आप लोग देखेंगे उस टॉपिक में जब हम करेंगे, जहां पे ये आपको देखना होगा कि डिडक्शन लेके एग्जिस्टिंग रेट लगा के जो टैक्स आता है वो, या फिर डिडक्शन को छोड़ के जो अब हमारे हाथ में जो ऑप्शन मिला है रिड्यूस रेट का, वो अप्लाई करें और उससे जो लायबिलिटी है बनेगा वो, तो दोनों में कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे, द लोअर ऑफ द टू अमाउंट. तो एक वो अप्रोच होगा स्टूडेंट्स जो कि आप लोग प्राइमरी ध्यान रखना, विच वी आर गोइंग टू डील विद इट वेरी केयरफुली. दिस इज अ वेरी केयरफुल अप्रोच दैट वी हैव टू डील विद इट. हर एसएससी के पास ये एक ऑप्शन आएगा. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान रखना. अगर मैं वो ऑप्शन स्कीम में चला गया जो आपको मैं बताया कि ऑप्शन है रिड्यूस रेट का, ठीक है, और उस स्कीम में, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मेरा है उस स्कीम में अगर मैं चला जाता हूं, लेकिन मेरे पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 112 का जो कि 20% बोलता है, या फिर मेरे पास लॉटरी विनिंग्स है 115BB का जो कि रेट क्या है 30%. क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर मैं ऑप्शनल स्कीम में आता हूं, अगर मैं ऑप्शनल स्कीम में आता हूं प्राइमरीली, तो मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे ये है कि क्या मैं अब भी उस केस में ऑप्शनल स्कीम अगर मैं एक्सरसाइज कर लूं, तो वेदर आई विल स्टिल बी अप्लाइंग द ऑप्शनल स्कीम वाला रेट सारे इनकम पे, या उस केस में भी मुझे स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट एंड बैलेंस टोटल इनकम पे ये ऑप्शनल स्कीम का रिड्यूस रेट क्या अप्लाई करना होगा? क्या मुझे सारे टोटल इनकम पे ऑप्शनल स्कीम का रिड्यूस रेट अप्लाई करना है, या फिर स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट, बैलेंस टोटल इनकम पे क्या है द रिड्यूस रेट? क्या करूंगा मैं अगर मैं ऑप्शनल एक्सरसाइज करता हूं? तो ये दो मैंने आपको बताया, आप बस मुझे बता दो कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला. पहला वाला क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन है, मैंने क्या बोला, सारे टोटल इनकम पे रिड्यूस रेट, या फिर दूसरा वाला ऑप्शन मैंने क्या बोला कि स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट जो है अभी क्या एग्जिस्टिंग जो है स्पेशल रेट वो, और जो बैलेंस टोटल इनकम पे ऑप्शनल स्कीम का रिड्यूस रेट. ये दो मैंने आपको दिए हैं, दोनों में से 1 और 2 बस आप ऐसे ही बताते रहो आंसर जल्दी, कहां टाइप कर पाओगे. पंड्या ने आंसर दे दिया है. ऋषि, कमलनाथ, आंसर क्या है? आईसीडीएस तो अभी आया नहीं ना, स्टार्ट कहां हुआ आईसीडीएस? विशाल, हरिओम, अश्मीत, बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट. देखो ये सारे प्रैक्टिकल दांव पेच होने वाला है. बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत खुशी मिली. आयुष, अश्मीत, व्रज, बिल्कुल सही कहा सारे स्टूडेंट्स ने, ये चीज पकड़ लिया आप लोगों ने. इसी वजह से अगर आपने नोट किया होगा, मैंने नोटिंग में भी जानबूझ के ऐसे ही लिखवा है. कहां पर? ये जो फाइनेंस एक्ट का जो बैलेंस टोटल इनकम पे उसको उस पे ऑप्शन दिया गया है, ना कि ऑन द स्पेशल रेट. स्पेशल रेट रिमेन्स अनटच स्टूडेंट्स, स्पेशल रेट रिमेन्स अनटच. बिल्कुल सही कहा आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स. उमंग, ध्रुव, अश्मीत, भूमि, हरिओम, प्रियंका, सारे स्टूडेंट्स वेरी गुड. तो इस वजह से एक सेंटेंस फाइनली लिख ही देते हैं हम लोग कि अगर ऑप्शनल स्कीम अगर एक्सरसाइज कर भी अगर लेता है तो भी स्पेशल इनकम पे क्या होगा, दी स्पेशल रेट, और बैलेंस टोटल इनकम पे क्या है होगा, दी ऑप्शनल स्कीम का रिड्यूस रेट. तो चलो स्टूडेंट्स ये भी नोट लिख लेते हैं ताकि ये प्रैक्टिकली हम एक ओवरऑल क्लियर रहे. अलग बात है कि अभी फिलहाल हमें पता नहीं है क्या है ये सारे रेट्स,
देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो बस पकड़ने की कोशिश करो स्टूडेंट्स। आपको बस यही है पकड़ना, स्ट्रक्चर इसके। एक बार स्ट्रक्चर पकड़ लिया, फिर बाद में जो रूल्स ऑफ द गेम है, जो लॉ है, उस हिसाब से चलेंगे। यहां पे जल्दी से लिख दो, even though the person has exercised the option, even though the person has exercised the option of reduce rate, comma, if the total income consists of any special income, then on the said special income, comma, the special rate अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अभी मैं फिलहाल के लिए आईटी एक्ट लिख रहा हूं, लेकिन एग्जामिनेशन में मैंने आपको क्या बोला, गलती से भी आईटी एक्ट का वर्ड यूज मत करना, आप एक्ट लिखते रहोगे, ठीक है। द स्पेशल रेट अंडर द आईटी एक्ट shall apply and on the balance total income, comma, the rate as per the reduced rate as per the option shall apply। तो ये गलती स्टूडेंट्स नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोग आराम से अल्टीमेटली चलेंगे, देखो इस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं हम लोग। यहां पे स्ट्रक्चर को पकड़ना है, ये आपका फाउंडेशन है। ये जो बातें हैं ना स्टूडेंट बहुत क्रिटिकल है। जो नया स्कीम आया, क्या है वो नया स्कीम, वो कौन से डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे, वो अल्टीमेटली अब फिलहाल वो टॉपिक मैं भी खींचूंगा नहीं, लेकिन बस अभी पता रहना चाहिए ओवरऑल कि हाँ भाई ऐसा स्कीम आ चुका है जिसमें एक एसएससी को ऑप्शन मिलता है, और वो ऑप्शन किस पर है, ऑन दी जनरल रेट ऑफ टैक्स एज पर द फाइनेंस एक्ट, कि या तो आप वो जनरल रेट ऑफ टैक्स लगवाओ ऑन दी टोटल इनकम, जो कि अभी आप जैसे कंप्यूट कर रहे हो उसी तरीके से, या फिर आप टोटल इनकम कंप्यूटेशन जब आप करोगे तो उसमें जो बड़े डिडक्शन है उसको छोड़ के जो भी बनेगा टोटल इनकम, उस पे आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही एक क्या है उन्होंने रिड्यूस रेट दे रखा है, एक रिड्यूस रेट दे रखा है। तो आप वो रिड्यूस रेट अप्लाई कर दो ऑन द टोटल इनकम दैट यू हैव जस्ट कंप्यूटेड आफ्टर फॉरगोइंग का मतलब है वो सारे डिडक्शंस को छोड़ के जो भी टोटल इनकम आपने कंप्यूट किया है उस पे आप रिड्यूस रेट लगवा दो। वो जो भी लायबिलिटी आएगी वो उसको कंपेयर करेंगे आप किससे, विद द एग्जिस्टिंग लायबिलिटी जो कि अभी तक चलता आ रहा है सिलसिला,
जो भी दोनों में से लोअर होगा वो होगा। लेकिन जो अभी हमने नोट लिखा है वो नोट किस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर मैं ये ऑप्शन को एक्सरसाइज भी कर लूं और मेरा टोटल इनकम में जो कि मैंने कंप्यूट किया है आफ्टर फॉरगोइंग द मेजर डिडक्शन, अगर उस टोटल इनकम में कोई स्पेशल इनकम अगर बैठा हुआ है तो उस स्पेशल इनकम पे स्टूडेंट आज भी स्पेशल रेट ही लगना है। उस स्पेशल इनकम पे आज भी स्पेशल रेट ही लगना है। और बैलेंस टोटल इनकम पे बताओ क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बैलेंस टोटल इनकम पे रिड्यूस रेट। तो ये चीज स्ट्रक्चर पकड़ना। और बताइए ये जो आप कर रहे हो रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन कर रहे हो, ये रेट किस डेट पे एनफोर्सेबल वाला रेट होगा? एज ऑन 1 अप्रैल 2021। इस डेट पे जो भी रेट एनफोर्सेबल है उस रेट के मुताबिक आपने क्या है अपनी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब हमारी अगली कड़ी रहेगी, आपको पता चल चुका है स्टूडेंट्स क्या है वो, टोटल इनकम का। टोटल इनकम का स्टूडेंट्स आपको आइडिया लग चुका है कि हमारी अगली कड़ी अब होगी, जैसे एक बार रेट पता लगा लिया कि भाई रेट, क्योंकि इनकम टैक्स इज द फंक्शन ऑफ टू फैक्टर्स, रेट एंड दी टोटल इनकम। टोटल इनकम इज आवर बेस एंड ऑन दैट वी अप्लाई दी रेट। रेट कैसे पता लगाएंगे, क्या सोर्स है रेट पता लगाने का, वो बता दिया आपको मैंने। किस डेट पे रेट पता लगाना है ये भी आपको पता चल चुका है। ये डेट की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये डेट को चुना जाता है, क्योंकि आप सक्षम हो इसी डेट पे, दिस इज द अर्लीस्ट डेट, जिस दिन आप क्या है आप में कैपेबिलिटी आती है टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर। उसके पहले नहीं आप लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सेप्शन आपको दिया गया इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स, वो तो एक अलग हो गया, लेकिन जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है फॉर दैट पीरियड आप डिटरमाइन कर सकते हो। अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम आपका है 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, जो कि आपका बनता है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, जो कि आपका बनता है रेलेवेंट डेट। और उसी डेट पे जो भी लॉ एनफोर्सेबल होगा उसी लॉ के मुताबिक आपने कंप्यूट कर लेना है। क्या कंप्यूट करेंगे? द टोटल इनकम, दी टोटल इनकम। तो ये है कड़ी स्टूडेंट्स। अब मैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये लेक्चर चल रहे हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली पहले 3 क्लास जो होंगे ये मैं, क्योंकि यूट्यूब में हम लोग डाल रहे हैं इस पहले 3 क्लास को, इस पे मैं एक एक पर्टिकुलर इसको मैं क्या करूँगा अराउंड ये छोटे रखूँगा लेक्चर्स। बट आफ्टर दैट लेक्चर्स का जैसे मैंने बताया ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल जाएगा कि 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे की क्लास होंगी। फाइन, तो ये सिचुएशन ये होगा। अब स्टूडेंट्स मुझे आप लोग बता दो प्राइमरली जल्दी से, आपका जो टाइमिंग जो होगा 6:15 का रखा जाए या फिर 6:45 का? अगर आप मुझे तुरंत बता दें 6:15 या फिर 6:45, तो उस हिसाब से, क्योंकि अभी तो जो आपका अगला यूट्यूब सेशन होगा 3 यूट्यूब में है, 3 नहीं 4 होंगे, वो आपका 6:15 का ही टाइम होगा। जो 4 लेक्चर यूट्यूब में जो हम लोग दे रहे हैं 6:15 का ही होगा। लेकिन उसके बाद जो लेक्चर्स होंगे वो आपको लाइव यही सेम फैसिलिटी होगी जो यूट्यूब में आप अल्टीमेटली आंसर दे रहे हो, उस तरीके से उसी टाइप की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो वो लेक्चर जब लाइव चलेंगे, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड टाइमिंग ये आप मुझे एक बार बता दो, 6:15 का या फिर 6:45 का, तो उस हिसाब से वी विल बी फ्रीजिंग दिस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से अनाउंसमेंट भी करवा दूंगा। तो स्टूडेंट्स टोटल इनकम, अब ये जो सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स, टोटल इनकम का सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जैसे कि आपको पता होगा ये अब हम लोग अगली क्लास में अल्टीमेटली इसको देखेंगे। तो इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो स्टूडेंट्स का कहना है ये दोनों हाउस बटे हुए हैं 6:15 और 6:45 को लेके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जहाँ तक फिर मैं एक काम करूँगा अपने एंड पे, हम लोग फिर इसको एवरेज कर देंगे एट 6:30। आई थिंक 6:30 शुड बी फाइन फॉर एंटायर स्टूडेंट्स जो भी होंगे। 6:30 की टाइमिंग मेरे हिसाब से फिर ठीक होगी सभी लोगों के लिए। आई सपोज 6:30 विल बी देन बी एन अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एवरीवन। ठीक है, फुल्ली इंग्लिश वाला ये वाली बैच जो है स्टूडेंट्स, ये जो है बैच हिंदी वाली बैच है। एक 100% इंग्लिश बैच भी का है जो कल अल्टीमेटली क्या होगा, उसका जो होगा 3 क्लास उसके भी जाएंगे उसी तरीके से जैसा कि अभी हम लोग कर रहे हैं। सेम 100% इंग्लिश का भी अल्टीमेटली हमारा बैच है। तो अभी वाला जो बैच होगा ये हमारा ये हिंदी बैच होगी,
जिसके अंदर ऑब्वियसली इंग्लिश बैच बोल दो, इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों होंगे, और दूसरा वाला जो बैच होगा दैट विल बी फुल इंग्लिश, 100% इंग्लिश होगा। तो उस हिसाब से हमने डिवाइड कर रखा है। तो स्टूडेंट्स मैं 6:30 का रखता हूँ। अभिषेक, शिवानी, आई थिंक 6:30 शुड बी फाइन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है 6:30, चलिए आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स। अभिषेक 6:30, देखिए कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं क्या करूँगा पहले 6:30 में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अप्रोच रहेगा कल, जैसे कि जब हम लोग चालू कर रहे हैं अगले सेशन में, पहले एक क्विक रिकैप हम लोग लेते हैं पिछले क्लास का, रिविजन। हम लोग अल्टीमेटली क्या है, पिछले क्लास का अल्टीमेटली एक रिविजन ले लेंगे, और फिर उसके बाद वी विल देन प्रोसीड फर्दर। और एक चीज़ बता दूं, एक स्टूडेंट्स में थॉट है कि सर व्हाट अबाउट द फैक्ट कि अगर हमारी लेक्चर्स अगर चली गई लाइव क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी बैकअप अल्टीमेटली हम लोग दिलवा देंगे। तो बैकअप की फैसिलिटी स्टूडेंट्स दी जाएंगी, कोई इसमें वो नहीं है कि बैकअप आपको मिलेगा नहीं। आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि किसी कारणवश आपकी अल्टीमेट कोई लेक्चर छूट रही है, तो आपको प्राइमरी क्या है, आपको बैकअप अल्टीमेटली मिल जाएगी। सो डोंट हैव टू वरी ऑन द सेम इन दिस रिगार्ड। ठीक है, सो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको डेफिनेटली इंटीमेट करना है, ताकि क्या होगा कि आपको ऑल्टरनेट डेज पर है, हफ्ते में 4 दिन, तो अगर आपका कोई एक लेक्चर बीच में मिस हो गया, कम से कम आप सभी लोगों से इतनी तो डिसिप्लिन एक्सपेक्ट की जाए कि तुरंत आपको बता देना है कि ये लेक्चर मेरी मिस हो गई, ताकि दूसरे लेक्चर के पहले आप कम से कम वो लेक्चर्स तो देख लो, इजंट इट। तो वो लेक्चर्स आप देख लें, ये आपसे रिक्वेस्ट होगा, ताकि फ्लो और लिंकिंग बनी रहनी चाहिए, इजंट इट। इस वजह से क्या स्टूडेंट हमने ऑल्टरनेट डेज रखा है, क्योंकि चांसेस है कि आपकी कुछ सेशन मिस, अगर बाय चांस किसी ऑफिस के प्रेशर या बीमार हो या कुछ वजह से अगर आपने नहीं देखा, तो एटलीस्ट वो गैप में आपको वो लेक्चर्स हम लोग दिलवा देंगे प्राइमरीली, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हरिओम ने पूछा है कि सर आपने जो लिखा है उसकी पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ लेके क्या करेंगे हरिओम, आपको बनाना है पीडीएफ। तो वैसे मैं जब बना दूंगा ये एंड में मैं दे सकता हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा हरिओम, यू हैव टू राइट दिस थिंग। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप लिखते लिखते सीखेंगे, सीखते सीखते लिखेंगे, ये चीज आप पकड़ के चलना। ये अदरवाइज ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है ना हम जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यू विल रियली फाइंड इट डिफिकल्ट। ये आसानी से नहीं निकलता, यू हैव टू कीप राइटिंग। ये आपको लिखवा लिखवा के मुझे पक्का करवाना है, तो वो चीज आप मुझ पे रखना। चलो 6:30 को अल्टीमेटली ये रखा है, लेकिन जो अगला हमारा यूट्यूब का क्लास होगा स्टूडेंट्स, यूट्यूब की क्लास 6:15 को ही होंगे। 3 क्लास जो मैंने बताया है प्राइमरी, 4 क्लास जो है यूट्यूब के जो होंगे वो सिर्फ 6:15 का रहेगा। यूट्यूब की क्लास 6:15 का होगा, और फिर बाद में जब मैं आपको यही सिस्टम जो यूट्यूब का फैसिलिटी जो आपको है कि क्वेरी आप पूछ सकते हो, यूट्यूब की जिस तरीके से अभी पूछ रहे हो, आंसर आप दे पा रहे हो, वही फैसिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए जब आपको दिया जाएगा, तो हम तभी उस टाइम पे स्टूडेंट 6:30 को चालू करेंगे आफ्टर द 4 क्लास, 4 क्लास के बाद। तो वो 4 क्लास कब हो जाएगा कंप्लीट, इस संडे को कंप्लीट होगा, और फिर मंडे से, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे यू विल देन बी इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, और ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा स्टूडेंट्स पूछना होगा तो आप पूछ लें, मैं वहीं पे रिप्लाई आपको कर देता हूँ जल्दी से। अदरवाइज स्टूडेंट्स आप लोग बस ये रिवाइज करना जो मैंने आपको आज पढ़ाया। अगली क्लास में जो कि 24 को हम लोग करेंगे वेडनेसडे को, उस डे पे मैं पहले तो आपको रिकैप करवा ही दूंगा, लेकिन प्लीज हो सके आपको कुछ करना नहीं अपने एंड से, बस आपको 10 से 15 मिनट दे रहे स्टूडेंट बस रिविजन लेने में। एक सीख रहे हो आपने 15 मिनट दे दिया उसको क्विकली रिवाइज करने में, अगली क्लास में फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन ले लेंगे उसकी, और फिर मैं आपको भी पता रहेगा, मेरी रिवीजन की टेक्निक आपको आइडिया रहेगा। मैं बीच बीच में भी काफी एक बड़ा रिवीजन भी करवाता हूं, कि बुक्स की पूरी एक रिवीजन अल्टीमेटली खींच लेता हूं वहां पे, आपको पता चलेगा, वो एक तरीका है प्राइमरी, तो वहां पर भी आपको रहेगा। तो ये कम से कम 4 या 5 बार आपके दिमाग में फ्लो होता रहेगा, तो उस हिसाब से वो होगा। लेकिन आपकी भी एक रिवीजन स्टूडेंट बहुत क्रिटिकल है, अगले क्लास में आने के पहले हो सके तो पिछले वाले का क्विकली ग्रो थ्रू कर ले, वो आपका होगा। क्योंकि अगर आप वो स्किप करोगे ना स्टूडेंट्स, क्या होगा मालूम है, आप सिर्फ सुन रहे हो और आपको लगेगा हाँ मैं भी यही शायद समझ, ये नहीं है। अगर आप जब एक बार खुद अपने आप को आजमाते हो तब आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो अल्टीमेटली गलती हो रही है, तो वो एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। वो आपके एक सेल्फ स्टडी में, देयर इज नथिंग विच कैन सब्सटीट्यूट सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। क्लास प्राइमरी आप लोग कर रहे हैं वो एक चीज है, लेकिन आपकी वो 15-20 मिनट की रिवीजन उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, ये चीज आप दिमाग में गांठ मार के चले फॉर एनी सब्जेक्ट प्राइमरी। ठीक है,
नहीं आयुष, ये तो यूट्यूब में रहेगा, ये यूट्यूब में रहेगा प्राइमरली। टाइमिंग फॉर संडे वुड बी इन द मॉर्निंग। टाइमिंग संडे का मॉर्निंग है ऋषि, आई थिंक इट इज 7:30 टू 10:30, 7:30 टू 10:30। अक्षत पटेल, वो आपको बता दिया जाएगा, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, आपको नॉर्मल अल्टीमेट ही रखना है। आपको वो जो विंडोज की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको एक नंबर दिया है, इसी यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको एक नंबर मिलेगा, आप लोग वहां पे चले जाएं स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। फीस भी हमने स्टूडेंट्स अभी के लिए काफ़ी इकोनॉमिकल रखा हुआ है, कोविड को ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स की, कोविड का सिचुएशन में बहुत फाइनेंशियली ट्रबल बहुत जगह पर है, वो चीज़ भी हमें पता है। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने फीस को रीजनेबल रखा है फॉर एटलीस्ट फॉर सम मोर टाइम प्राइमरी। तो वी हैव ऑल्सो एंश्योर्ड टू सर्व आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दिस केस मॉड्यूल वही कलरफुल रखा है, इसको ये नहीं कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट करवा दिया। तो कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, वी हैव एंश्योर्ड टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स टू द बेस्ट पॉसिबल वे इन विच वी आर डीलिंग विद इट। पुनीत, बुक्स जो आपको मिलेंगी, बुक्स प्राइमरी अभी तो जैसे मतलब ये हफ्ते में हम लोग डिस्पैचिंग चालू कर देंगे, तो अगले हफ्ते आपको बुक मिल जाएगी। उसके पहले अगर बाय चांस किसी वजह से कोई अगर लेट होता होगा तो हम लोग अल्टीमेटली पीडीएफ दे देंगे पहला टॉपिक का, लेकिन उससे होगा, आपको चिंता नहीं करनी, बुक आपको टाइमली मिल जाएगा। ये हफ्ते में डिस्पैचेस चालू हो जाएंगे हमारे, फ्रॉम दिस वीक एंड इटसेल्फ वी विल स्टार्ट डूइंग आवर डिस्पैचेस, डोंट वरी। संडे मॉर्निंग की टाइमिंग है अश्मित, संडे मॉर्निंग की टाइमिंग है। आयुष, या आई ऑलरेडी हैव टोल्ड। अक्षत पटेल, प्रोसीजर आप एक बार अक्षत वहां पे कर लें, लेकिन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे हम थोड़े पीछे से भी देख सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर पे है। विशाल, एक बार आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आ जाइए, आपको कुछ टेंशन लेनी, जैसा आप चल रहे हो नॉर्मल तरीके से वो कर सकते हैं, आप लाइव में कर ले। देखो एट द एंड ऑफ इट ऑप्शन तो सारे स्टूडेंट्स के पास है, या तो वो लाइव करवा ले या फिर वो जी ड्राइव में चले जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई सपोज सिमृता, इज दिस फॉर, आई डिडंट गॉट योर क्वेरी। चलिए स्टूडेंट्स, अश्मीत, संडे टाइमिंग अलग है, मॉर्निंग का मैंने बता दिया आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज चलिए आज वाइंड अप करते हैं। बस थोड़ा बहुत जितना करवा रहा हूँ आप बस रिवाइज, बस थोड़ा सा अपने एंड पे स्टूडेंट्स एक बार बस आप कर लें, दैट्स ओनली द रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास। संडे वेडनेसडे मिलेंगे 6:15 का, लेकिन यूट्यूब में। ठीक है, सी यू देन। अच्छा, ये लिंक आप बोलोगे सर लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको? आपने देखो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी है, अगर हो सके तो आप टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाए। मैं आपको अभी टाइप कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल CA दुर्गेश सिंह, तो आप लोग वहाँ पर अभी फ़िलहाल कर जुड़ जाए अगर लिंक आपको लेनी है। और हमारे एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लें, वो है DSTC की ऐप, तो DSTC नाम है। तो ये दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल का लिंक है।